हेलो। वालेकुम सलाम जी। जी कॉल आपके बीच में देख रहा था तो बस 3-4 मिनट रह गए ज्वाइन कर लें। अच्छा, फायजा ज्वाइन कर रही है नहीं? अच्छा अच्छा अच्छा, चलो ठीक है ठीक है, इधर आ ज्वाइन कर लें। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। रजवान साहब, क्या हाल है? चलिए सर, ठीक है। जी जी जी। खैर, अब ये ठीक ठाक। सर ज्वाइन कर लें। बस आपका वेट कर रहे हैं सर। ओके ओके। अस्सलाम वालेकुम सर, ज्वाइन कर लें। ठीक है।
अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। कैसे हैं जनाब? खैरियत से हैं? ठीक हैं आप? खैर अब ये ठीक ठाक, मेरी आवाज़ आपको बिल्कुल सही आ रही है सर? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल क्लियर कट आ रही है। मैं अच्छा उम्मीद करता हूँ। ये- जी जी, मैं आप। ऑनलाइन जाने जाने लगा हूँ, ठीक है सर। जी जी। पार्टिसिपेंट्स को भी साथ ले रहा हूँ मैं। आवाज आ रही है। जी जी साइमा, आवाज़ आ रही है, बस वो मैं ऑनलाइन आ रहा हूँ तो शेयर करता हूँ। देखा ना देखे। औज़ु बिल्लाहि मिन शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ वालेकुम आप सब सलाम। तक आ रही है? जी। थ्री कि सिक्स स्लो है आवाज बहुत आपकी। जी, 360 जी डिजिटलाइज अल्हम्दुलिल्लाह आ रही है। वालेकुम सलाम। के प्लेटफॉर्म से हम आप सबको वेलकम कहते हैं। हमारे दो गेस्ट भी आ चुके हैं और कुछ पार्टिसिपेंट्स भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। और थोड़ा सा मैं इंट्रो करवा दूं, 360 डिजिटलाइज और सोशलाइज बेसिकली मल्टीपल सेशंस इस वक्त कोरोना वायरस के इफेक्ट के बाद से हम करवा चुके हैं। जितने भी हमारे आज तक सेशंस हुए हैं, या तो एजुकेशन बेस्ड हुए हैं या फिर हमारे जो हैं बिजनेस से रिलेटेड हुए हैं कि बिजनेस पे क्या इफेक्ट पड़े हैं इस वक्त तक और उनके सॉल्यूशंस क्या है। तो ईद से पहले हमने 27 रमज़ान मुबारक को, जब हमारे कराची में एयर क्रैश हुआ था हादसा, तो उस वक्त अपने प्रोग्राम को डिसकंटिन्यू किया था इस वजह से कि हमारे बहुत सारे लोग मुतासर हुए थे, कुछ टीम के लोग डिस्टर्ब हुए थे, तो इस वजह से। और उसी सिलसिले को हमने कल से फिर से कंटिन्यू किया है। तो आज मेरे ख्याल से हम सबसे पहले अगर उनके लिए कुछ कलमात ना अदा करें तो ये ज्यादती होगी, क्यों रजवान साहब? कि जी जो लोग बिल्कुल हमारे ऐसा ही एयर है। क्रैश जी में कराची के सिटीजन शहीद हुए, और फिर जो कोरोना वायरस की वजह से इस वक्त बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में हालात ख़राब होते जा रहे हैं, हर आने वाले दिन के साथ इस वक्त तक कीमती जानें जी जो जी। भी जा चुकी हैं, जो बीमारी से लड़ रहे हैं, अल्लाह उन्हें सेहत कामला अता फरमाए। और जो भी हादसे एयर क्रैश के हादसे में, और फिर स्पेशली इस एयर क्रैश कोरोना वायरस की बीमारी के से लड़ते हुए जो शहीद हुए हैं, अल्लाह उन्हें जन्नत फिरदौस में जगह नसीब फरमाए। और हम आमीन इस चीज़ को आमीन। अपने आज के सेशन में भी ज़रूर शामिल करेंगे। लेकिन आज का हमारा सेशन बेसिकली जो है ईद मिलन पार्टी है डिजिटली, क्योंकि आज हमारे लिए पॉसिबल नहीं रहा कि हम ईद को नॉर्मल रूटीन के साथ मना सकें, जिस तरह हम पहले बरसों से मनाते चले आ रहे थे। तो ये बहुत मुश्किल हमारे लिए हो गया है। तो इस बेसिकली क्योंकि आप मुश्किल हालात में होते हैं, जब चैलेंज आपके सामने खड़े होते हैं, नॉर्मल हालात में हर बंदा खुश जी होता है। जी। आज हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि मुश्किल में लोग जो सरवाइव कर रहे हैं उनके चेहरों पे मुस्कुराहट लाने की कोशिश करें, और फिर घर के अंदर माहौल में, एक अरेस्टेड माहौल के अंदर हम रह के जो है किस तरह एंजॉय कर सकते हैं, उसको करने की एक छोटी सी कोशिश हम कर रहे हैं ज़रूर। तो मैं बगैर किसी ताखिर के अपने गेस्ट की तरफ जाऊंगा। हमारे इंजीनियर रजवान साहब हैं, माशाल्लाह किसी तारफ के मथाज नहीं, एजुकेशन सेक्टर के अंदर
इनकी बड़ी खिदमात हैं, और स्पेशली बिजनेस सेक्टर के अंदर एंटरप्रेन्योर साइड्स पे और स्टार्टअप्स को बड़ा ऑन करते हैं, खुद इनक्यूबेशन चला रहे हैं, और पाकिस्तान में जितने भी इनक्यूबेशन सेंटर्स हैं उनके साथ कनेक्टेड हैं, और फिर सिर्फ इंस्टीट्यूट या दायरा चलाने की हद तक नहीं बल्कि इंडिविजुअली पर्सनली बहुत हेल्प करते हैं, और बड़े मोटिवेटेड किस्म के हमारे उस्ताद हैं। तो इनसे हम आज जिस मकाम पे हैं तो इनकी मरून मिन्नत है कि इनकी काविशें मेरा हमेशा हमारे साथ शामिल रही हैं। इनकी हेल्प के बगैर हम शायद आप तक अपनी आवाज़ पहुंचाने के काबिल नहीं होते। तो रज़वान साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि माशाल्लाह से आपने इतनी लंबी फहरिस्त मेरे नाम के कसीदे के आगे लगा दी। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, यस, ये बात बिल्कुल ठीक है कि मैं एज असिस्टेंट प्रोफेसर और मैनेजर बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर बैरिया यूनिवर्सिटी में काम कर रहा हूँ, और एक स्टार्टअप कल्चर के ऊपर और इंक्यूबेशन ग्रास रूट लेवल के ऊपर। देखें जी, एक तो इंक्यूबेशन या इनोवेशन, या हम बात करते हैं आपके एक्सेलेरेटर प्रोग्राम की, कि वो चलते हुए स्टार्टअप जो ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं, आपने इंक्यूबेट किया, उनकी परफॉर्मेंस भेज दिया। एक वो लोग जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं यूनिवर्सिटी के वो स्टूडेंट हैं, और उनको एक आइडिया देना कि आप क्या कर सकते हो, ठीक है, और फिर उसके बाद उनको एक माइंडसेट दे के उनको, चाहे जॉगरी करो जो भी करो, लेकिन बीइंग एन एंटरप्रेन्योर लाइफ, यानी कि नेवर अफ्रेड ऑफ फेलियर, यानी कि ये हमारा एक स्लोगन है जो हम बच्चों को सिखाते हैं कि डरना नहीं है, लड़ना है। जो आजकल चल रहा है ना, कोरोना से डरना नहीं लड़ना है, तो ये हमारा अपना स्लोगन है कि नेवर अफ्रेड फेलियर। ठीक, तो ये इस तरह से उसको हम लेके चल रहे हैं स्टूडेंट्स के साथ, और अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 3-4 सालों में, अगर आप हमारे लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं जो मैंने गुज़िश्ता 1 महीने से स्टार्ट किया है, कि जिसके अंदर हम इंक्यूबेशन सेंटर्स के वो स्टूडेंट्स जो हमारे पास कुछ अरसे रहे, कुछ ट्रेनिंग ली, कुछ उन्होंने काम किया, कुछ कंपटीशंस विन किए, फिर वो उसके बाद पास आउट हो गए, और अभी 1-1.5 साल बाद हम उनसे कनेक्ट हुए। कुछ से थे, कुछ से बिल्कुल नहीं थे, सीधी सी बात है। तो पता ही चला कि माशाल्लाह दे आर डूइंग अ गुड जॉब। ठीक है, हर स्टूडेंट तो नहीं कर रहा, लेकिन ये है कि जो थोड़े बहुत लोग हैं वो बहुत अच्छा और बड़ा अमेजिंग काम कर रहे हैं, तो वो हमें बड़ी खुशी होती है देख के। तो ये हम पूरे पाकिस्तान के लिए चाहते हैं कि तमाम जितने भी लोग हमें सुन रहे हो, देख रहे हो, कि ये एक जज्बा उनमें कायम करना। लेकिन ये रास्ता थोड़ा सा सख्त है, उनको वो भी बताना होता है कि देखो नुकसान भी होता है और इसके अंदर फेलियर्स भी होते हैं, लेकिन बात वही है कि आपने दुनिया में 2 ही चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, या तो लर्निंग करती है या आपकी सक्सेस करती है। तो ये 2 चीज़ें चल रही होती हैं, या तो आप सीखते हैं या जीतते हैं। इस मॉडल पे हम स्टूडेंट्स को इंकरेज करते हैं और उनको मोटिवेट करते हैं। तो ये इसमें है एक सर। और बात बाकी भी है ना, जी, रिजवान साहब कहते हैं ना कि नो पेन नो गेन। जब तक आप हाँ, किसी चीज बिल्कुल के ऐसे ही लिए है। तकलीफ नहीं उठाएंगे तब तक आपको कोई रिटर्न्स नहीं मिलेंगे। तो इंसान बिल्कुल, ये तो डिजर्व है। भी वही करता है जहां उसकी डिजायर्स होंगी, जहां उसकी ख्वाहिशात होंगी, वहां ऑटोमेटिकली जी हमारे लिए वो रास्ते भी आसान हो जाते हैं। जी हम और आप जैसे लोग हमारे लिए क्या, हमारी जो यंग जनरेशन है उसके लिए बहुत मोटिवेशन साबित हो जाते हैं। जी बिल्कुल हम तो ठीक है, अब ये ये ठीक है। बहुत हमारे लिए बड़ा हाँ, बहुत अब मेरे ख्याल से हमारे दूसरे गेस्ट भी हमें पार्टिसिपेट कर चुके हैं, ज्वाइन कर चुके हैं, तो उनका इंट्रोड्यूस भी करवा दें तो फिर हम प्रॉपर सेशन स्टार्ट करते हैं। अब हम साइमा अनवर की तरफ आएंगे। ये हमारी टीम की मेंबर हैं ऑलरेडी, और माशाल्लाह एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अंदर काम कर रही हैं, बड़ी मोटिवेटेड हैं, और बचत के हवाले से, सेविंग के हवाले से बड़ा काम करवाती हैं। तो हम टीम के अंदर असल हमने टीम के अंदर इनको इंट्रोड्यूस किया हुआ है, जमा पूंजी के नाम से स्लोगन दिया हुआ है कि ये बड़ा जबरदस्त तरीके से फीमेल्स को, हाउस होल्डिंग को मोटिवेट करती हैं कि आप अपनी छोटी छोटी बचत को किस तरह से बड़ी इन्वेस्टमेंट में चेंज कर सकती हैं। तो साइमा, वेलकम आपको सेशन में। थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया साइमा अनवर, जैसे अभी इन्होंने मेरा तारुफ करवाया। बस कोशिश करते हैं कि अपनी चीज़ों को एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं कि जो काम, मेरा ख्याल है वो चीज़ जो सबसे ज़्यादा बेहतर होती है ना, जब तक हम खुद किसी चीज़ के अंदर खुद से ढलते नहीं हैं, हम उस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। जैसे रिजवान साहब ने अगर अपने लिए, अगर हम उनको देखें तो उन्होंने इस चीज़ को पहले अडॉप्ट किया, जब उसके अंदर उन्होंने इसको एक्सपीरियंस किया तो डेफिनेटली उन्होंने सोचा कि इसको दूसरों के लिए भी ये रास्ता बहुत आसान है, ऐसा ही है। उनको बताना आसान होता है। डेफिनेटली ये हमारे लिए बहुत बड़ी चीज हो जाती है। तो इसी तरह हमने भी कोशिश की, मेरी अपनी है। तो सबसे पहले तो ये चीज़ है, मैं एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के साथ हूँ, फाइनेंशियल सेक्टर के साथ हूँ, कोशिश कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत अच्छे से काम कर रही हूँ। और नो डाउट बाबर साहब ने मुझे जमा पूंजी का नाम दे दिया है, और कोशिश करते हैं कि हम अपनी हाउस वाइफ्स को जो छोटे छोटे काम कर रही होती हैं,
उन सारी चीज़ों को वो हम उनको आगे लेके चल सकें इसी तरह। और साथ में आज जो सेशन हमारा चल रहा है, बस नो डाउट कि ईद को अगर हम देखें तो आज ये ईद हमारी मेरा ख्याल है लाइफ की और हमारे आने वाले लास्ट, अगर हम पिछली शायद कुछ सदियों में भी चले जाएं तो ऐसे डेज जो हैं वो कभी भी नहीं आए। लेकिन इसके साथ एक पॉजिटिव हमें इम्पैक्ट जो मिला है कि हम अपने लोगों के साथ कनेक्ट हो गए, हम अपने बच्चों के साथ कनेक्ट हो गए, हम अपनी फैमिलीज को कनेक्टेड किया है इस वक्त ने हमें, कि जो हम जिनसे जिस सोशल मीडिया ने हमें एक दूसरे से दूर कर दिया था, अगर हम इस चीज को इस तरह भी ले सकते हैं। लेकिन आज हम इसी चीज के साथ हम अल्हम्दुलिल्लाह एक दूसरे के साथ हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। और ये ईद मेरा ख्याल है हमारी जिंदगी की डिफरेंट जो हमने यहाँ पर गुजारी है। हम ईद चिकन पार्टी कर रहे हैं तो वो भी हम जो है वर्चुअल कर रहे हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं, एक दूसरे से अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, लेकिन वहां पर हम ओवरऑल हम प्रेजेंस नहीं है, कोई मीटअप नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसको हम अगर पॉजिटिवली लें तो ये बहुत अच्छा एक लेसन है कि हम बहुत सारी चीज़ों के बगैर भी रह सकते हैं, जो चीज़ें हम अपनी लाइफ में बहुत ज़रूरी समझते हैं। तो मुझे लगता है कि इस वक्त ने हमें ये सिखा दिया है कि हर चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं होती, इम्पोर्टेंट सिर्फ इंसान होता है, इम्पोर्टेंट उसकी वैल्यूज होती हैं। इम्पोर्टेंस हमें इन चीज़ों की गैदर्ड करना, अपने अपने बड़ों की, अपने छोटों की, ये चीज़ें हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये काफ़ी बाकी साथ साथ चलता रहेगा। आगे हमारे गेस्ट है, मेरे ख्याल से बाबर उनकी तरफ चला है, हम तो बीच में आप लोगों के साथ हैं ही इंशाल्लाह। जी हेलो जी सर। जी, हमारे साथ अभी लाइन पे हैं फैसल मकसूद साहब। मैं उनका इंट्रो करवाने से पहले हमारे बाकी पार्टिसिपेंट्स जो भी सेशन में ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो अपना सेशन का पार्ट बनना चाहते हैं तो वो काइंडली अपना कैमरा अगर ऑन कर लेंगे तो बाकी पार्टिसिपेंट्स को सुनने में आसानी होगी। फैसल मकसूद साहब हैं लकी सीमेंट के सीनियर फाइनेंस मैनेजर, और माशाल्लाह ये किसी तारफ के मोहताज नहीं है। इनका एक्सपीरियंस है 20 ईयर प्लस का, और आईसी में पाकिस्तान के अंदर, आई कैप के अंदर, कराची यूनिवर्सिटी के अंदर, बैरिया यूनिवर्सिटी के अंदर, और टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान के अंदर हमारे साथ 40+ सेशन करवा चुके हैं पिछले 3 साल में माशाल्लाह। और पॉजिटिव थिंकिंग के हवाले से, कम्युनिकेशन स्किल के हवाले से फैसल मकसूद साहब की बड़ी एफर्ट्स हैं एजुकेशन सेक्टर के अंदर। तो फैसल आज उनसे हम बेसिकली उनके सेक्टर के हवाले से ज़्यादा बात करेंगे। तो उनको फैसल मकसूद साहब अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो वेलकम, अस्सलाम वालेकुम। जी, सबसे पहले तो सबको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फैसल साहब आप 2 जगह कनेक्ट हुए हैं तो जिसकी वजह से वो आवाज़ रिपीट हो रही है। आपके 2 कनेक्शन हमें नज़र आ रहे हैं। मुझे भी यही लग रहा है। सर आप 2 जगह कनेक्ट हो गए, डिस्कनेक्ट होकर दोबारा आए क्योंकि आप ऑलरेडी कनेक्टेड थे, आपने फिर कनेक्ट हाँ, कर मैं लिया, एक जगह जिसकी से मैं वजह से रिमूव कर आपके देता हूँ। आवाज़ रिपीट हो रही है अच्छा, मैं आपके। रिमूव कर देता फैसल हूँ। भाई शायद आप मोबाइल से कनेक्ट हुए जी, थे। अब सही हो गया, अब हो गया फैसल साहब। सही है। अब आपको आवाज आपको जी सब सही आ रही होगी, ठीक है ना? जी सर। जी, तो सबसे पहले तो सबको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम सलाम। सलाम। और ईद की मुबारक। क्या जी खैर मुबारक। तो ये कि जैसे बाबर ने अपनी, उम्मीद है आप सबको आवाज क्लियर आ रही होगी, रिपीट नहीं हो रही अल्हम्दुलिल्लाह आ होगी। रही है। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक आवाज़ आ रही है। जी ठीक है। सबसे पहले तो ईद की मुबारकबाद सबको। इस ईद के ऊपर जो है काफ़ी एक लिहाज से जो है अभी जैसे पॉजिटिव थिंकिंग की बात हुई, लेकिन इस ईद पर एक जो ईद से एक दो दिन पहले जो वाकया जो इंसिडेंट हुआ उसने हमें सभी को ही बहुत ज़्यादा एक तरह से गमगीन कैमल कर दिया। तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप तमाम पार्टिसिपेंट उसको मान लें कि हम जो है इस सेशन का जो एक जो हादसे के अंदर जो लोग जान बहक हुए या शहीद हुआ जी। तो मान लें, फिर हम आगे सेशन इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। जी जी फैसल साहब, आप की आवाज़ थोड़ी सी लाउडली, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल कर सकते हैं।
जी, थैंक यू फैसल साहब। आमीन। जी तो जी बहुत शुक्रिया आपका कि आप सब लोगों ने मेरी इस रिक्वेस्ट जी, को माना। अब बहुत हम शुक्रिया आमिर तमाम नदीम लोगों साहब के का। पास जाएंगे। अच्छा भैया इस किसी ताखिर पे उनका इंट्रोडक्शन करवा दें अपने गेस्ट का, तो फिर सेशन प्रॉपर स्टार्ट करते हैं। अमर नदीम साहब माशाल्लाह फाइनेंशियल सर्विस के हवाले से उनकी खदमात हैं, वो एक कंपनी चला रहे हैं और बहुत सारी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं माशाल्लाह। सोशल हवाले से बड़े एक्टिव हैं। अमर नदीम साहब, वेलकम आपको सेशन में। थैंक यू। जी अमर नदीम साहब। तो जी जी, जी आ रही है सर, आपकी कैरी आवाज़। ऑन। थैंक यू बाबर भाई। इतने सारी चीज़ें बताने के लिए। खैर, जैसे कि आपको पता ही है कि मैं एक ऑर्गेनाइज छोटी सी मैनेजमेंट कंसल्टिंग फर्म रन करता हूँ, जिसका नाम इंसिंग बिजनेस सॉल्यूशंस है, जो कि अकाउंट्स, ऑडिट, टैक्स, ईआरपी और आईओटी बेस्ड सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। और साथ में मेरा एक छोटा सा केमिकल का वो है काम, को जिसमें हम लोग आजकल जो भी आपको पता है पेंडेमिक के हवाले से जो चीज़ें चल रही हैं, तो उसमें कुछ प्रोडक्ट्स हमारे पास हैं, उनमें हम डील कर रहे होते हैं। और इसके अलावा जो एक एरिया जिसका मुझे सबसे ज़्यादा शौक है, वो है करियर काउंसलिंग और ट्रेनिंग, बिजनेस ट्रेनिंग वगैरह, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग करवाई जाती हैं, जिसमें से जो मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट है वो ईआरपी सॉफ्टवेयर और डेटा एनालिटिक्स साइट की ट्रेनिंग में नॉर्मली करवा रहा होता हूँ। इस वीक में भी, इस मंथ में भी 3 ट्रेनिंग पाइपलाइन में है। देखें, इंशाल्लाह आई होप के चीज़ें हो पाएँ। और शुक्रिया आप सबका कि आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया, और सबको गुज़िश्ता ईद मुबारक मेरी तरफ से। जी खैर मुबारक। जी, हम बेसिकली आज हमारे साथ फैसल मकसूद मोबीन साहब इंफॉर्मेशन कंसल्टेंट के फाउंडर और सीईओ हैं। उन्होंने भी ज्वाइन किया था, बदकिस्मती से उनके एरिया की लाइट इस वक्त आज दिन से नहीं है, तो वो शायद हमें बाद में ज्वाइन करें, कोशिश कर रहे हैं वो। और हम सेशन को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हम रजवान साहब की तरफ जाएंगे, क्योंकि वो अ, जिस सेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यकीनन वो पाकिस्तान इस वक्त अर्निंग का सेक्टर तो नहीं है, लेकिन फ्यूचर का इन्वेस्टमेंट होप, फ्यूचर की इंशाल्लाह। होप है और पाकिस्तान का फ्यूचर है। तो हम अगर अपने फ्यूचर को सेव ना कर सकें या उस पर बात ना करें तो मेरे ख्याल से ज्यादती होगी। सबसे पहले वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। रजवान साहब, आपका एक यूनिवर्सिटी के माशाल्लाह डिपार्टमेंट के को हेड कर रहे हैं आप, और आपका एजुकेशन सेक्टर के अंदर बड़ा रोल है एंटरप्रेन्योर एक्टिविटी में और स्टार्टअप्स के हवाले से आपका। फिर आप न सिर्फ अपनी यूनिवर्सिटी की हद तक बल्कि पूरे पाकिस्तान के एंटरप्रेन्योरल सेक्टर, बिजनेस सेक्टर, स्टार्टअप सेक्टर और जो इंक्यूबेशन का बेसिकली मकसद पर्पस ये होता है कि मतलब ये होता है कि आप चूजे जिस तरह निकलते हैं छोटे, उस तरह से आप बिजनेस को सपोर्ट करते उनको हैं, हेड यानी कि करते हैं। आप उनको स्टार्ट करने की हिम्मत और हौसला देते हैं, खड़ा ऐसा ही करते है, हैं। ऐसा तो ही है। इस वक्त तो मेरे ख्याल में जो बिजनेस बड़े बड़े हैं, तो वो बदकिस्मती से, अगर मैं ये कहूँ गलत नहीं होगा कि वो डगमगा रहे हैं और सही है, गिर ऐसा ही रहे है। हैं। तो आज आप अगर हमारे फ्यूचर के बारे में बात करें कि उसको किस तरह से सेव किया जा सकता है, उनके क्या इश्यूज हैं, उन्होंने किस तरह से ईद गुजारी होगी, और उनके पहले की, फिर डेफिनेटली आप जिस सेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जहां काम कर रहे हैं, तो उनके आपको इश्यूज का भी पता होगा कि उन्होंने पहली ईद किस जी तरह जी। गुजरती थी, आपकी लाइफ की पहली ईदें, और इस वक्त आपने किस तरह से ईद गुजारी, और इस वक्त क्या सिचुएशंस हैं, और फ्यूचर में क्या ये सिलसिला आज जो इस साल हमने गुजारा है बरकरार रहेगा या हम पुराने सिचुएशन में दोबारा से जा सकेंगे। जी वालेकुम अस्सलाम। जैसे आपने कहा कि जी फ्यूचर के लिए बिल्कुल इसमें कोई बात जो है वो गलत नहीं होगी कि बड़ी बड़ी कंपनीज इस वक्त, इवन जो इनक्यूबेटर्स जो हमारे इस वक्त इंटरनेशनली ब्रांड के साथ काम कर रहे हैं या जिन्होंने अपनी ब्रांड खुद बना ली है, वो लोग भी कह रहे हैं कि सर हमें लॉस हुआ हुआ। जैसे ऑटो जापान जो हमारा एक स्टार्टअप है,
जो जापान से गाड़ियाँ लेके यूरोप के अंदर एक्सपोर्ट करता है, वो कह रहा है ठीक है सर सब कुछ बंद है, मेरा सारा माल रुका हुआ है, लेकिन वो भी क्या कर रहा है कि कह रहा है कि सर मैं इस वक्त डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर मैं बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि लोग घरों में बैठे हैं और उसको ये अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है। ठीक है, वो ये कह रहा है कि ये एक अपॉर्चुनिटी है, तो लिहाजा मैं इसको एज अ सोशल मीडिया के तौर पे इसको यूज़ कर रहा हूँ और लोगों को इन्फॉर्म कर रहा हूँ उनकी प्रोडक्ट्स के बारे में, कि जब कभी भी जैसे हालात बेहतर हों वो इसको यूज़ कर सकें। ठीक है, एक तो ये बात हो गई। नंबर 2 जो आप बात कह रहे हैं कि हम एंटरप्रेन्योरशिप, देखें एक ऐसी चीज़ है कि ये कहते हैं ना ज़रूरत ईजाद की माँ है। तो ये एंटरप्रेन्योरशिप जिसको हम कहते हैं, या एंटरप्रेन्योर या इंट्राप्रेन्योर, जो भी आप वर्ड ले लें, वो क्या है कि वसाइल के बगैर, पैसों के बगैर आप कोई भी छोटा से छोटा कारोबार स्टार्ट कर लें। ठीक है, तो जहाँ दुनिया में जब भी, अगर आपको याद हो मेरी आपसे 3 दिन पहले बात हो रही थी, तो आपने मुझे ये बात रिपीट की थी और ये डॉक्टर नजम की बात थी कि जिस तरह से दुनिया में जब जब डिजास्टर आया, तूफान नूह की आपने मुझे एग्जाम्पल दी, जब कश्ती आई पूरी दुनिया डूब गई, उसके बाद फिर नई अपॉर्चुनिटीज खुली। ठीक है, इसी तरह से दुनिया में जब इश्यूज आते हैं तो आपके पास नई अपॉर्चुनिटीज लेके आते हैं, नई आपके पास डिमांड्स लेके आते हैं। जैसे आजकल इस वक्त जो वॉक थ्रू गेट्स है, जिसका अल्हम्दुलिल्लाह आज से ठीक मैं समझता हूँ 4 महीने पहले तक मैंने तो उसका नाम ना सुना था ना देखा था, जो मस्जिदों में इस वक्त इंस्टॉल हो चुके हैं। आप जो आप सैनिटाइजर शावर हो रहा होता है, ठीक है, इसी तरह से अभी आप देख लीजिएगा ये ऑफिस में लगना शुरू हो जाएंगे, ये एसओपीज का हिस्सा बन जाएंगे। अब ये लोग जो इसको कारोबार अभी जिन्होंने इस पर स्टार्ट कर लिया है, ये कुछ बड़ी बड़ी ऐसी कंपनीज है जिनके पास फंडिंग ज़्यादा है, तो उन्होंने फ़ौरन जंप मार के ये इसमें हाथ डाल दिया, तो उनको पता टेम्परेरी है जब भी है। अब रही बात ये कब तक चलेगा, देखें बज़ाहिर जिस तरह के अभी हालात चल रहे हैं, बज़ाहिर तो मुझे नहीं लगता ये 6-8 महीने से पहले जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि लोग देखें बीमार तो पड़ रहे हैं। जैसे मैं अगर अपनी बात करूँ, 3 दिन से मुझे बुखार चल रहा है, जो कि अभी भी बुखार है, थोड़ी खांसी भी है। अब मुझे नहीं पता, इसको मैं देखता हूँ अभी 1-2 दिन और ये कहाँ तक जाती है, ठीक होती है नहीं होती, फिर ठीक है मैं भी टेस्ट करा ही लूँगा। लेकिन मकसद ये है कि प्रॉब्लम्स तो एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन ये अभी प्रोलॉन्ग चलेगा। लेकिन इसका हल यही है कि आप अपॉर्चुनिटीज़ को तलाश करें। ठीक है, क्योंकि एक चीज़ रुकती है तो फिर 10 चीज़ें स्टार्ट होती हैं। ठीक है, अब इसी तरह से सैनिटाइजर का आजकल कारोबार चल गया है, मास्क का चल गया है। ठीक है, उसमें फिर लो क्वालिटी और लो ब्रांड के लोगों ने माशाल्लाह बना बना के बेचना शुरू कर दिए हैं, वो एक एक्सेप्शनल चीज़ है। लेकिन ये कारोबार भी चला है, बिलीव करें आप लोग, कि 1 रुपए का मास्क मिलता था, 1 रुपए का, आज वो आप खरीदने जाएँ तो वो 26 रुपए का आपको मिलता है, या नॉर्मल किसी मेडिकल स्टोर में खरीदने तो वो 40 रुपए का मिलता है, लेकिन उसकी भी वो क्वालिटी नहीं है जो आप 1 रुपए की क्वालिटी लेते थे। ठीक है ना, तो अब ये भी अपॉर्चुनिटी बनी हुई है, मास्क बिक रहे हैं, फिर मास प्रोडक्शन के ऊपर इसके लिए फंड्स आ रहे हैं, चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, गवर्नमेंट लेवल पे आके अस्पतालों को जा रहे होंगे, बहरहाल उसका मुझे कोई रिकॉर्ड नहीं पता वो कैसे क्या मैनेज कर रहे हैं, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ रही हैं। ठीक है, ऑनलाइन का कॉन्सेप्ट अब ज़्यादा आ गया है, क्योंकि लोग सोशल डिस्टेंसिंग की हम बात करें, जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ तो ठीक है मैं भी अभी फ़िलहाल घर पे ही हूँ, 2-3 दिन से मैंने बाहर जाना छोड़ दिया कि ऐसा ना हो अभी बुखार क्या है मुझे नहीं पता। एक मिसाल दे रहा हूँ मैं। ठीक है, तो कहने का मकसद ये कि सारा ऑनलाइन काम होगा। अगर मुझे सब्जी मंगानी है, मंडी एक्सप्रेस, ठीक है, उससे मंगा लिया हमने। आपको कोई और कुछ चाहिए, आपने फलाने को टाइप कर दिया। ठीक है, हाँ अब उसमें जो क्वालिटी का है वो एक सवाल है कि वो क्वालिटी इसकी थोड़ी वैरी तो करेगी, लेकिन आने वाले वक्त में ये ऑनलाइन ई कॉमर्स का आप देखिएगा, इसका बूम ज़्यादा होगा। और अब हम स्टूडेंट्स को इस तरफ लेके आ रहे हैं कि भाई काइंडली आप नई अपॉर्चुनिटीज़ देखें, इन्हीं हालात को देख के। अगर आप आए फंडिंग के ऊपर, इतनी फंडिंग सॉरी इतनी फंडिंग्स इस वक्त निकल चुकी हैं कोविड के ऊपर, मतलब माइक्रोसॉफ्ट तक ने इसके ऊपर इसकी वो निकाल दी है, और मुख्तलिफ लोगों ने इसकी जो है वो AWS यानी कि अमेजोन वेब सर्विसेज है, इसने भी इसके ऊपर एक जो है वो पूरा एक कोविड-19 के ऊपर इसने मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से फंडिंग निकाली है। ठीक, तो अब हम स्टूडेंट को इस तरफ लेके आ रहे हैं भाई काइंडली अपनी जो स्किल्स हैं वो ऑनलाइन की तरफ लाएँ, ई कॉमर्स की तरफ लाएँ और बेस्ट सोल्यूशन देखें। ठीक है ना, इस तरह से। अब जैसे वो गन है, आप सब लोगों ने देखी होगी कि उसके रेट कितने हाई हुए। ठीक है ना, कि बेसिकली आप लोगों ने जब जैसे हम बहरिया जा रहे होते हैं यूनिवर्सिटी, तो पहले हमें चेक करते हैं, फिर वो कहते हैं अंदर जाओ। ठीक है, वो और बात है कि पिछले 1-1.5 हफ्ते से मैं यूनिवर्सिटी गया नहीं था। तो मकसद मैं आपको कहने का ये बता रहा हूँ कि वो आप बिलीव करें कि वो मुश्किल से उसकी कीमत 1000 रुपये मिलती थी। वो बहरिया यूनिवर्सिटी ने जब ये कोविड स्टार्ट हुआ है तो वो 12,000 रुपये की खरीदी है, जबकि बाद में मैंने फेसबुक पर उसमें एड वेड देखा तो वो 2-3 हज़ार रुपये की ईजिली अवेलेबल थी। ठीक है, तो कहने का मकसद ये अब ये अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, अब लोग इसको अवेल कर रहे हैं। ठीक है, एंड सॉरी फॉर दैट के साथ साथ मेरा ये कावा भी चल रहा है।
क्योंकि इलाज भी ज़रूरी है। ठीक है, तो मैं ये कहवा भी पी रहा हूँ और पानी भी पी रहा हूँ, साथ-साथ गर्म लिक्विड्स। तो कहने का रज़वान साहब, मकसद तो ये मेरा है। एक जी सर। छोटा सा इसमें सवाल है कि जो जी, जी। हमारे स्टूडेंट इस वक्त सब घर में हैं, यूनिवर्सिटी के हों, स्कूल के, कॉलेज के, फिर फैकल्टी हमारी यूनिवर्सिटीज बंद है, तो वो किस तरह इस वक्त उन्होंने ईद एंजॉय की होगी और क्या क्या सिचुएशन थी स्पेशली, और आपने स्पेशली खुद किस तरह से किया, और क्या इस बार जो ईद गुजारी डिफरेंट थी या नहीं, और फ्यूचर में कैसा आपको लगता है, इस पे थोड़ी सी बात करें आप तो फिर अच्छा, तो हम। मैं इस पे ये बात करूँगा कि देखिए, ईद तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी लोगों ने गुज़ारी हो सही से, क्योंकि जो सामने हुआ है, क्योंकि वो जगह मेरी देखी भी है, क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी के एक फैकल्टी मेंबर होते हैं, वो 4 गलियाँ आगे रहते हैं। तो वो अक्सर और बेशतर मुझे अपने घर बुला लिया करते थे, कुछ अरसे पहले, तो वो फिर वापसी में छोड़ने के लिए वहीं से वो टंकी वाली, यानी कि जो टैंक खड़ा हुआ है, वहाँ की चौरंगी से निकल के शाहरा फैसल को रास्ता जाता है। तो मैं उस जगह पर मतलब माज़ी में 1 डेढ़ साल में बहुत दफ़ा गया हूँ, तो वो आँखों का देखी भी जगह है। सही है। तो कहने का मकसद ये है कि वो भी एक सान्या था, यकीन करें बड़ा अफ़सोस हो रहा था कि अब देखें ना, मैं आप घर में बैठे हुए हैं, क्या पता मैं कितने लोग ऑनलाइन क्लासें ले रहे हों। जब जहाज़ क्रैश हुआ, ठीक है, जो जहाज़ में था चलो वो तो अल्लाह की तरफ से ख़बर आई थी, लेकिन जो घर में बैठा था उसका क्या? जो ऑनलाइन क्लासें रहा था उसका क्या? क्योंकि वहाँ भी, लेकिन अभी तक घर वालों की कैजुअलिटीज़, हो सकता है मैं गलत हूँ, मेरे हिसाब से मैंने कहीं मीडिया पे एग्जैक्ट क्वांटिटी नहीं देखी उनकी, कि घरों में कितने लोग शहीद हुए हैं या कितने ज़्यादा अफेक्ट हुए हैं। ठीक है? तो ये भी एक चीज़ है। तो वो सारी चीज़ें देखते हुए मेरा नहीं ख्याल कि लोगों ने इस पर ईद मनाई होगी। हाँ, स्टूडेंट की आप जो बात करते हैं, ऑब्वियसली कोई अपने घरों से निकला नहीं है, घरों पे रहे हैं लोग ज़्यादातर। और उसके बाद जो है जो मैं अगर स्पेसिफिकली बात करूँ यंगस्टर्स की, तो अब चूँकि मेरा खुद इतना निकलना बाहर नहीं हुआ, सीधी बात है, तो मैं इसका कह नहीं सकता, लेकिन आपको पता है माशाल्लाह हमारे जो यंगस्टर्स हैं वो सुनते कहाँ हैं। तो मेरी अंदाज़ा है कि वो यकीनन निकले होंगे घूमने फिरने, कोई स्कूटर पे, कोई गाड़ियों पे, लेकिन लेकिन मेजॉरिटी से मैं उम्मीद करता हूँ कि वो घरों पे होंगे, क्योंकि जिस तरह के हालात चल रहे हैं, तो जो है वो अवॉइड करें चीज़ों को। तो ये चीज़ है। और अब रही बात उसकी ईद की, जो मैंने मनाई वो यही है कि हम घर पे ही थे, गरीब जमा थे, और अभी भी घर पे हैं, और अब तो कुछ अर्से तक फिलहाल घर पे ही रहूँगा जब तक ठीक नहीं होता। थैंक यू रजवान साहब। अब हम जाएंगे, क्योंकि हमारी पाकिस्तान की तकरीबन आलमोस्ट 48% से ज़्यादा पॉपुलेशन फीमेल्स की है, तो हम और फिर जो है हाउस घर का मामलात, क्योंकि आजकल मेल्स भी सब लोग जो है घरों के अंदर बंद हैं, तो घरों पे प्रेशर भी बढ़ गया है, तो उस कम्युनिटी की तरफ भी जाएंगे कि वो हमारे घरों के क्या इश्यूज हैं, इस वक्त हम बंद होके रह गए हैं, और फिर वर्किंग फीमेल्स या कहीं भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही हैं या दे रही हैं अपनी सर्विसेज, उनके मामलात किस तरह से चल रहे हैं। और फिर जो है घर के अंदर, जब क्योंकि पहले अगर कोई हाउस वाइफ्स थी तो वो घर के अंदर उनको काफ़ी सारा टाइम मिल जाता था आराम का, सुकून का। अब मेरे ख्याल से क्योंकि वो लोग भी जो 12 से 18 घंटे घर से बाहर रहते थे, वो भी घरों के अंदर शिफ्ट हो गए हैं, तो डेफिनेटली वहाँ का एनवायरनमेंट भी बिल्कुल चेंज हुआ है। तो यकीनन उनके आराम और सुकून में भी बहुत बहुत सारी जगहों पर खलल मेरे ख्याल से बिल्कुल, इस पड़ा तरह होगा। लोगों ने तो रेसिपियाँ सीखी हैं, मैंने रेसिपियाँ सीख ली, जी, मतलब बहुत सारी ऐसे माशाल्लाह लेज़ रज़वान चिप्स हैं, साहब पता हमें नहीं आपने रोज़ाना देखी पिज़्ज़ा हों। बना के घर में दिखा रहे होते हैं और नहीं, तरसा खिला भी रहे बहुत होते कुछ हैं बना है। बाकी लोगों तो को जब हमने बना खाने लिया तो फिर जाने बस खवातीन ने क्यों माशाल्लाह नहीं इसमें बनाया होगा? इसमें एक फायदा हुआ है कि मर्दों को भी बहुत कुछ सीखने का मौका मिला है। जी। हमसे तो खवातीन की अब से साइमा, मर्द हम आप ही हजरात की भी तरफ आ रहे हैं, तो आपसे डिटेल में हम जानना चाहेंगे घर के इशू, हाउस वाइफ्स के इश्यूज और वर्किंग वुमेन्स के इशू, और फिर यूनिवर्सिटीज़ में जो एंगेज हैं हमारी सिस्टर्स, और उन तमाम फीमेल्स के इश्यूज आप फर्दर और फिर डिस्कस करेंगे, और उनके इश्यूज, और फिर उनकी ईद कैसी गुजरी स्पेशली, क्योंकि आज ईद के हवाले से हमारा सेशन है, तो ईद पे बात ना हो तो ये ज्यादती होगी। आपकी ईद कैसी गुजरी, आपके ख्याल में आपकी फ्रेंड्स, कोलीग्स, मेट्स की कैसी ईद गुजरी, और क्या आप अंडरस्टैंड करती हैं कि पहले जैसी ईद फिर दोबारा हमें कभी मिलेगी, या अब जो है हमें बिल्कुल नए एसओपीज के साथ, नए फॉर्मेट्स के साथ जो है गुजारना होगी। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया बाबर। बात सब सिंपल सी है कि हमें अच्छे के लिए उम्मीद रखनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ ये कि हम ये ना सोचें कि हम आज अगर इस कंडीशन में हैं तो हम आगे आने वाले वक्त में हमेशा ऐसे ही रहेंगे, क्योंकि चीज़ें, वही बात, डिमांड एंड सप्लाई, आज अगर ये कंडीशन है तो हम इन चीज़ों को देख रहे हैं कि आने वाले वक्त में ये चीज़ें बहुत बेहतर भी हो सकती हैं। वक्त और हालात के साथ इंशाल्लाह ताला ये चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। आहिस्ता आहिस्ता करके कवरिंग हो रही है। आप देख रहे हैं अभी कुछ पेंडेमिक में कुछ बढ़ता भी जा रहा है कोविड का कोई इशूज, लेकिन इंशाल्लाह ताला रिकवरी भी आएगी, क्योंकि अल्लाह पाक जब वो हम अल्लाह पाक का हमसे वादा है
कि वो जब बहुत ज़्यादा हमें मुश्किल देता है तो फिर उसके बाद बहुत आसानियाँ भी पैदा करता है, वो असबाब भी बना कर देता है हमारे लिए। तो ये बस हमें जज करने की और सब्र और हौसले के साथ, बीइंग अ मुस्लिम हमारे लिए सबसे मेन चीज़ है कि हमें सब्र और हौसले के साथ इस चीज़ को देखना है, इस फेज़ को गुजारना है। और फिर बाकी बीइंग अ फीमेल अगर हम देखें तो बीइंग अ फीमेल जो है वो घरों पे रहना, काम करना, नो डाउट कि अभी हम जो शौहर हजरात हैं, वालिद है, भाई है, मतलब उनका एक लिमिटेड टाइम घर पे गुजरा करता था जिसमें उनकी लिमिटेड पूछने के जी बस वो जब आएंगे तो, और जब घर पे हैं तो आपको पता है कि घर पे सवाए खाने पीने के मर्द हजरात की तो ये है कि घर पे हैं तो उन्हें और कुछ सूझे ना सूझे, उन्हें चाय का जो है ना एक बड़ी तलब रहती है कि बस और कुछ नहीं है, गर्मी सर्दी हो, कहते हैं लोहा लोहे को काटता है, तो बस ये एक ख्वाहिशात बड़ी इस चीज में चल जाती हैं। खवातीन की ईद अगर हम देखें तो ईद कैसी गुजरी, तो इस पूरे सिनेरियो में ईद जो है एक तो नो डाउट जो एक प्लेन क्रैश होने की वजह से एक बहुत एक सैड सा एक एटमॉस्फेयर हो गया था हमारे आसपास का। नो डाउट वो एक्साइटमेंट तो पहले ही कोविड की वजह से भी नहीं थी, लेकिन जब ये जहाज क्रैश होने की वजह से हुआ तो वो हमारे लिए बहुत ज्यादा तकलीफ दे गया कि वो यंग बच्चे या वो खासतौर पर जो हमने 3 लेफ्टिनेंट जो हम देख रहे थे वो उनके ऊपर तो यकीन करें कि दिल खून के आंसू रो रहा था। वो बड़ी तकलीफ हुई कि वो बच्चे अपने माँ बाप के पास आ रहे थे ईद मिलने के लिए और वो उनसे देख भी नहीं सके, वो एक रोजे की हालत में। वो अगर हम सोचें कि उनके घर में क्या उस वक्त माहौल होगा कि वो बच्चों का अफ्तार पे वेट कर रहे होंगे, वो माँ बाप, उनकी एक्साइटमेंट होगी उनके अंदर, और जब उनको ये खबर मिलती है तो उन पर क्या क़यामत गुजरी होगी, हम उसका सिर्फ अंदाजा कर सकते हैं, सोच सकते हैं, लेकिन हम उस चीज़ को फील भी कर सकते हैं, लेकिन उन कैफियत को जो है हम बयान नहीं कर सकते कि वो किससे गुजरे। तो इस सारे सिनेरियो में ईद तो आप इस दफा कहें कि ईद तक ना होने के बराबर थी। बस जी मेरा जो वर्क फ्रॉम होम चल रहा है और मुझे तकरीबन 2.5 महीने हो गए हैं, मार्च 15 से मैं घर पे हूँ स्टिल, और अभी तक घर पे हूँ और आगे अभी कुछ दिख भी नहीं रहा कि दोबारा वर्किंग हम उसी सिचुएशन में जाके कर सकते हैं या इसी तरह। तो चीज़ें मुश्किल हो गई हैं, लेकिन एक तरह से कहा जाए तो बहुत आसान भी हो गई हैं हमारे लिए, क्योंकि एक फीमेल जो है वो 9 to 5 जब बाहर रह के काम करती है तो उसकी बहुत सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं, उसका घर, उसके बच्चे, उसकी फैमिली, उसकी हर चीज़। लेकिन इसका एक जो मैंने जो एक एनालाइज किया है कि हम ज़ाहिर घर पे हमारे बच्चे, फैमिली सारी मौजूद है, तो हम उन्हें बहुत अच्छा टाइम दे सकते हैं उन बच्चों को। उनके साथ हमारा वक्त बहुत अच्छा गुजरता है और मैं ये चीज़ को मैं बहुत फील किया इन दिनों में, शायद इससे पहले शायद यकीन कीजिए कभी इतना फील नहीं हुआ होगा कि सैटरडे संडेज में हमें ये होता था कि घर के काम निपटा लें, मंडे से फिर अपनी वर्किंग स्टार्ट करनी है तो जो पेंडिंग जो चीज़ें रहेगी वो निपटाएं। लेकिन जो ये टाइम था इसने हमें ये फील कराया कि हर शख्स की अपनी एक वैल्यू है, हमें उसको वैल्यू देनी, चाहे वो हमारे बुजुर्ग हजरात हो, हमारे बच्चे हों, हमारे बड़े हों। हस्बैंड एंड वाइफ मेरे ख्याल में बहुत दूर हो गए थे, ये एक चीज़ बहुत ज़्यादा है कि उनके पास सिर्फ एक काम और सिर्फ ये कि हमने करना क्या है, हमने घर को किस तरह से सर्व करना है, हमने बच्चों के लिए क्या करना है, वो शायद अपने लिए उनके पास कुछ नहीं रहा था। तो इस वक़्त ने उन दोनों के लिए भी बहुत जो है ना खूबसूरत टाइम दिया है कि उन्होंने एक-दूसरे के साथ जो इतने टाइम से एक गैप क्रिएट हो चुका था कि सुबह जाना है, रात को आना है, तो उन्होंने बहुत अच्छा एक-दूसरे को जानने का मौका मिला। मेरे ख्याल से कहने का वक़्त तो है कि जी हस्बैंड-वाइफ जिसको बहुत अच्छी तरह जानते हैं, मेरा ख्याल है ये वक़्त है जिसमें जानने का मौका मिला है कि कौन क्या है, इसके अंदर कितनी क्या कौन-कौन सी खूबियाँ हैं, ये चीज़ें हमें बहुत अच्छे से नज़र आई हैं। और उसके साथ हम अगर अपनी यंग जनरेशन या यंग जो हमारी बच्चियाँ इस वक़्त एजुकेशन से रिलेटेड अपने वर्किंग क्राइटेरिया की तरफ हैं या एजुकेशन की तरफ हैं, तो आई थिंक ये वक़्त जो है सबके लिए एक आई डोंट थिंक सो कि किस तरह से हम इसको बयान करें। इस स्टडी ने, जैसे रिजवान साहब से बात हो रही है अभी, वो क्योंकि एजुकेशन से रिलेटेड है तो एजुकेशन की जब बात होती है तो रिजवान साहब हमें पहले ही इस चीज़ में याद आते हैं कि उनके ज़हन में, क्योंकि एजुकेशन हमें एक बीइंग अ फीमेल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स ही क्रिएट हो सकती हैं, लेकिन अभी जो वक्त चल रहा है इस वक्त में अगर हम देखें तो थोड़ी आसानी हो गई, क्योंकि अभी तो यूनिवर्सिटीज क्लोज हैं, सब कुछ बंद है और अभी एग्जामिनेशंस भी आई थिंक सब कुछ ऑफ चल रहा है, कुछ ऐसा नहीं। लेकिन मेरा नहीं ख्याल चल रहे हैं, मतलब मिड टर्म लिया जा रहा है असाइनमेंट के तौर पे। अच्छा, गुड। ओपन बुक भैया ने दिया है, ज़ेबिस ने जो है ओपन बुक दे दिया है, इकरा बिल्कुल ऑनलाइन क्लासेस के बाद अब ऑनलाइन सिलसिला चल रहा है, असाइनमेंट लिया जा रहा है, फाइनल का देखेंगे। वैसे इस लिहाज से एक लिहाज मुश्किल हो रहा था, या जो जी, अब हम लेकिन कुछ पाबंदियां
मेरा? जी, अब हम साइमन की बात करेंगे फैसल मकसूद साहब की तरफ, लेकिन उससे पहले मैं एजुकेशन के और पेरेंट्स के रिलेशन के हवाले से एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा। बेसिकली मैं कुछ दिन पहले एक वीडियो देख रहा था, एक पेरेंट्स की थी, वो हमारे एक महंगे स्कूल सिस्टम की के बच्चे का के पेरेंट्स थे। तो वो साहब कभी उन्होंने शायद लाइव में उससे पहले तकलीफ नहीं की थी अपने बच्चों का सिलेबस देखने की कि मेरे बच्चे पढ़ क्या रहे हैं, क्या वो यही समझते थे फीस पे करके कि बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, यानी कि वेल एजुकेटेड और माशाल्लाह यानी कि हाई स्टैंडर्ड की का कोर्स है, सर्कलम है और हाई स्टैंडर्ड के पाकिस्तान की टॉप लेवल के इंस्टीट्यूट के अंदर पढ़ रहे हैं। उन्होंने कहीं जब फुर्सत मिली, उनको ऑफिस से छुट्टी मिली, तो टाइम था काफ़ी सारा, एक दिन बच्चा कहीं पर उनसे हेल्प लेने के लिए गया, तो वो स्टोरी उन्होंने बुक शेयर की। तो उस जो स्टोरी बच्चा पढ़ रहा था तो उसमें लिखा हुआ था कि अमेरिका की एक स्टोरी थी कि उसके गांव में एक दादा अबू दादी अम्मी होते हैं, दादी अम्मी होती हैं, वो अलग से रहती हैं और उनके बच्चे जो हैं गांव से बाहर रहते हैं। वो बच्चे दादी अम्मी को खाना देने के लिए बाप बच्चों का भेजता है कि आप खाना लेके जाएं। रास्ते में जो है जब वो रास्ते से गुजर के जाते हैं, वहाँ दादी अम्मी के घर में शेर मिलता है रास्ते में, वो बच्चे को खाता नहीं है, वो दादी अम्मी के रूम में लेटा होता है बेड पे। इस तरह की वो स्टोरी सुना रहे थे, यानी कि रियल अक्ल और सेंस मानने के लिए तैयार नहीं कि इस तरह की स्टोरी थी। यानी कि वो अजीब सी के बच्चे के साथ नहीं बोला, बच्चा खौफजदा नहीं हुआ, जंगल से गुजरा और दादी अम्मी के पास चला गया और दादी अम्मी जो है लेटा अपनी जगह शेर को लेटा के बैठी हुई थी और शेर खाना खा गया। यानी कि उसने चीख चीख के बंदा कह रहा था लाइव वीडियो के यार इस तरह का सिलेबस नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है, ये मेरे बच्चे झूठ नहीं पढ़ सकते, पाकिस्तान की स्टोरियां हैं, हमने जो स्टोरियां सुनी वो सिलेबस में होनी चाहिए। तो हमें शायद मेरे ख्याल से ये तो पेरेंट्स को अब नजर आया, लेकिन इससे पहले ही कुछ इस तरह की चीजें जो हैं यानी कि पढ़ने को मिल रही थी कोर्सेज के अंदर, वो ऐसी चीजें हमारे माशरे हमारी सोसाइटी के से मुताबिकत नहीं रखती थी, जो पेरेंट्स को अब अंडरस्टैंड आया है कि हमारे निज़ाम में कितनी प्रॉब्लम्स हैं। तो बेसिकली पेरेंट्स को अंडरस्टैंड करने में भी हेल्प हुई है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में क्या फ़र्क है, और उनको सोचने में भी अल्लाह करे कि आगे जाके ये चीज़ें हेल्प हों। तो रज़वान साहब आप इस पर कोई कमेंट पास करना चाहें तो कर दें। अब हम फैसल मकसूद साहब की तरफ जाएंगे। जी बिल्कुल, बस छोटी सी बात मैं ख़त्म करूँगा। रेड राइडिंग हुड बिल्कुल ये स्टोरी है, मैंने ये बचपन में पढ़ी थी कि भेड़िया दादी को खा जाता है और फिर उसके बाद उसको पेट काट के दादी अम्मा को उसके से निकालते हैं। तो ये अब कोई पाकिस्तानी कोई इनोवेशन होगा मेरी तरह इनोवेटर, तो उसने उसको उठा के दादी की जगह गाँव डाल दिया, गाँव के अंदर शेर डाल दिया, भेड़िया की जगह इनोवेशन आ गई। बहरहाल थैंक यू, मैं कमेंट करना चाहूँगा इस पर। थैंक यू फैसल मकसूद साहब, हम आपकी तरफ आ रहे हैं तो क्योंकि आप पाकिस्तान के एक ऐसे सेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि जिसके बगैर हम घर बनने मुमकिन नहीं है। घर की बुनियादों से लेके बिल्डिंग की तामीर और तकमील तक जो है आपकी इंडस्ट्री का बड़ा रोल है। हम सीमेंट इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में सीमेंट का बहुत ही अहम रोल भी होता है। और फिर क्योंकि इस वक्त जिस तरह सबसे पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इनिशिएटिव लिया कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को इंसेंटिव दिए जाएं, पैकेज दिए जाएं, उससे पाबंदियां उठाई जाएं। और आप पहले तो फैसल मकसूद साहब आप अपने बारे में बताएंगे कि आपकी इस बार ईद कैसे गुजरी, कितनी डिफरेंस गुजरी, और बाद के बारे में आप क्या सोचते हैं, और फिर थोड़ी सी आप अपनी इंडस्ट्री के हवाले से बात करें, अपने ऑडियंस और पार्टिसिपेंट्स को कि वो क्या अंडरस्टैंड करते हैं इस हवाले से। जी बहुत शुक्रिया बाबर साहब। सबसे पहले तो रिजवान साहब आपके लिए सेहतमंदी की दुआ, अल्लाह में आपको सेहत दे और अल्लाह ना करे कि आमीन आप आमीन इस मास के अंदर जो है मुब्तला हूँ, का ख्याल रखिएगा। अच्छा जी, अब आते हैं दोबारा बाबर के क्वेश्चन की जानिब। कैसी इस दफ़ा के हमें गुजरी, तो ईद इस मरतबा जो है वो हर लिहाज से मुख्तलिफ थी। जैसा अभी साइमा ने कहा, एक तो प्लेन के में क्रैश की वजह से, दूसरा हमारे ये जिन हालात हैं, जिन हालात में नेगेटिविटी इस वक्त बहुत ज़्यादा है। खुसूसन मेरे ख्याल में सबसे बड़ा जो हमारा जो सोर्स है नेगेटिविटी का, वो हम चैनल्स हैं जहाँ पर के जहाँ पर के जो लोगों की जो
अफेक्टेड हैं, जो लोग इफेक्ट हुए हैं, मर रहे हैं, उसका मुकाबला चल रहा होता है। हर टीवी चैनल इस तरह से स्कोर बोर्ड बन गया है कि विदाउट एनी ऑथेंटिसिटी जो है वो फिगर्स कोट हुए जा रहे हैं। इस वजह से जो है नेगेटिविटी लोगों में फैलती जा रही है। लेकिन उसके बावजूद एक चीज जो कि हम अपने आवाम को दाद देना चाहेंगे कि इन तमाम नेगेटिविटी के बावजूद जो आखिरी हफ्ते में जब लॉकडाउन जो है ओपन हो गया था, वो सब लोग बाहर निकले और उन्होंने किसी चीज की कोई भी परवाह नहीं की और हर वो चीज की जो कि नहीं करनी चाहिए, जिसकी वजह से हो सकता है कि हम जो है अब अगली ईद के अंदर जो है हमें जो है नए सिरे से एसओपीज बनाने हों, क्योंकि इस चीज पर हमने वो तमाम एसओपीज जो हैं उनकी कोई परवाह नहीं की। जहाँ तक मेरी का सवाल है, तो इस चीज के ऊपर जो है मेरे साथ जो एक वाकया हुआ वो ये कि मेरे अपने जो करीबी अजीज हैं उनमें से कुछ अफराद के अंदर ये टेस्ट उनका पॉजिटिव आया है, जिनसे हम लोग मिलने गए। हालांकि हमारी मुलाकात बहुत ही शॉर्ट मोमेंट के लिए थी, लेकिन जब उनका उस दिन उन लोगों का कोरोना का जो है वो टेस्ट हुआ था और अगले दिन उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। तो एक तो उन लोगों के लिए, लेकिन अब जो है उनके हमने जो आज मालूम किया तो सूरत काफी बेहतर है और अल्लाह करे उनको जो है जल्द से जल्द उनको शिफा मिले। आमीन। लेकिन इस ईद के ऊपर जो है हमें एक चीज जो समझ आई वो ये कि अगर हम लोग चाहें तो ईद को सादगी से भी मनाया जा सकता है। मेरे ख्याल में इस कोरोना की वजह से जो लेसन हमें मिला है वो ये एक तरह से अल्लाह ताला ने हमें राय रास्त पे लाने के लिए ये चीज हमारे ऊपर जो है वो नाजिल की, ताकि हमें ये मालूम हो कि दूसरों का दुख दर्द का एहसास भी करना होता है और जरूरी नहीं है कि आज की ईद जो है वो ब्रांडेड कपड़े पहन कर ही मनाई जाए। जैसा कि हमारे कुछ असरात जैसे कि हम देख रहे थे कि वो ईद के आखिरी दिनों में बिल्कुल बदआवाज होकर और ब्रांडेड कपड़ों के चक्कर में जो उन्होंने हरकतें की हम सबके सामने। दूसरी बात ये है कि जहाँ तक सीमेंट इंडस्ट्री का सवाल है तो मैं आपको बता दूँ कि अगर 1 मिनट होल्ड करें, मेरे ख्याल में 1 मिनट अगर आप मुझे दें तो मैं दरवाजे पे कोई है, मैं 1 मिनट आ जाऊँ जरा प्लीज। हैं बाबर साहब? जी सर, आपका सवाल हम दूसरी तरफ जाएंगे तो ठीक है, थैंक यू। ओके, अच्छा तो जी अब हमारे पार्टिसिपेंट्स में से अगर कोई क्वेश्चन करना चाहे तो वो आपने माइक को अनम्यूट करके ज़रूर क्वेश्चन दे सकता है। गुलाम मुर्तज़ा हैं, हलीमा हैं हमारे साथ, आदिल शबीर हैं हमारे साथ जो स्क्रीन पर मुझे नज़र आ रहे हैं। उनमें से कोई भी क्वेश्चन अगर करना चाहे तो बिल्कुल मोस्ट वेलकम। जी अच्छा, मेरा एक इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि हम इस वक्त बेसिकली हमारा पर्पस है पॉजिटिविटी के हवाले से कि हमारी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स चैलेंज आए हैं तो उन चैलेंज को, क्योंकि हम जिस तरह हर एक इदारे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, प्राइवेट एंटिटी हैं हर सब लोग, यहाँ कोई ऐसा मेरे ख्याल में पार्टिसिपेंट्स या गेस्ट हमारा नहीं है जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को डायरेक्टली रिप्रेजेंट कर रहा हो। तो मेरा क्वेश्चन आपसे सबसे ये है, मैं 1 बाय 1 आपकी तरफ आऊँगा कि कोई एक चीज़ ऐसी आप बताएं कि जो कोरोना वायरस का पॉजिटिव इम्पैक्ट था, यानी कि बीमारी का नहीं, उसकी वजह से जो पॉजिटिविटी आई, जो चेंजिंग आए, कोई ऐसी एक चीज़ अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे और मिनिमम टाइम के अंदर। रजवान साहब से स्टार्ट करेंगे हम। जी रजवान साहब। जी बिल्कुल, जिसमें सबसे पहले जो पॉजिटिव चीज़ नज़र आई वो ये है कि थोड़े से लोग अल्लाह ताला से ज़्यादा करीब हुए, यानी कि वो लोग जो लोग नमाज़ पढ़ने आम तौर से मस्जिदों का इतना रुख नहीं करते थे, उनका दिल भी चाहा कि हम पढ़ें, लेकिन वो और बात है मस्जिदें बंद थी। जिस तरह से आज सऊदी के अंदर काफ़ी अरसे बाद वहाँ मस्जिदें खुली हैं और फिर वहाँ से वीडियोज़ आ रही हैं और लोग शुक्र अदा कर रहे हैं। जैसे मेरे चाचा वहीं मक्का में रहते हैं, तो आज वो माशाल्लाह नमाज अदा करने गए। तो कहने का मकसद ये है कि इसकी जो सबसे बड़ी पॉजिटिविटी है वो पॉजिटिविटी ये है कि लोग अल्लाह की तरफ आए। नंबर 2, लोगों ने अपने स्किल्स पहचाने, क्योंकि जब इतने अरसे लोग घरों में बैठे रहे तो उन्होंने कोई ना कोई चीज़ ट्राई ज़रूर की है। चलो यार खाना बना के देख लो, चलें जी कोई अच्छी तरह से कोई पेंटिंग करके देख लो, चलें जी कोई लेट्स सपोज जो है फेसबुक का पेज बना के देख लो।
तो कहने का मकसद ये है कि जहाँ इतनी हमारे पास मायूसी और जो हमारे पास फिगर्स इस वक्त आ रही हैं 60,000 से ऊपर जा चुकी हैं पाकिस्तान के अंदर कोरोना की, तो वहाँ पे पॉजिटिविटी मतलब पॉजिटिविटी सेंस में है कि लोगों ने इसके सेट पे काम किया। अब आप देखते होंगे अपने अपने फेसबुक की वॉल पे कितने सारे लोग हैं कि जो आए दिन वो आपको अपने सर्टिफिकेट शो कर रहे होते हैं, जी मैंने ये सर्टिफिकेट कर लिया, मैंने फलाना यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट कर लिया। क्यों? क्योंकि जितनी भी EDX हो गई, कोर्सेरा हो गई और जितना के फॉरम्स हो गए, उन्होंने सितंबर तक तमाम कोर्सेज जो 10-10 20-20 डॉलर की वैसे तो फ्री थे लेकिन वो उसके सर्टिफिकेट के पैसे मिलते थे तो फ्री कर दिया। तो लोग धड़ाधड़ इस वक्त पब्लिकेशंस कर रहे हैं। मैंने भी की एक ट्रेनिंग ली थी, तो वो उसमें ये था कि अपने हाथ कैसे धोते हैं। ठीक है, बहुत छोटी सी मामूली सी ट्रेनिंग थी, लेकिन मकसद ये है कि इस तरह से लोगों ने इतने सर्टिफिकेट जमा कर लिए कि आपकी सोच है। क्योंकि मैं रोज़ फेसबुक पे देखता रहता हूँ कि अच्छा जी मैंने ये तो ये मैं समझता हूँ कि एक पॉजिटिविटी आई है कि जिस हद तक लोगों ने अपने आप को बेहतर से बेहतर जो है वो साबित किया है और अपने आप की प्रोडक्टिविटी शो की है। थैंक थैंक यू। यू रजवान साहब। आमर नदीम भाई की तरफ आएंगे आप। आमर भाई, आप ज़रा हमें बताएंगे कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू से। आमर भाई, आप सुन रहे हैं मुझे? आप अपना माइक अनम्यूट कर जी लेंगे? जी जी आमर भाई, जी तो आपके हवाले से क्या चेंज, क्या अच्छी चीज़ यानी कि इसके बाद तब्दीली अगर कोई आई है पॉजिटिव हवाले से, तो आप अगर आप अपना वो पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करें तो। देखिए बाबर भाई, इधर दो तीन बातें करना चाहूँगा। एक तो बात इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से कि जिस तरीके से घरों में जमात हुई, हमारे घर में भी जमात हुई। खुद मेरा 6 साल का भांजा है, उसकी तरबियत बहुत यानी कि एक उसको उसकी तरबियत हुई है। ठीक है ना, नमाज किस तरीके से पढ़नी चाहिए और चीज़ें, ये तमाम चीज़ें, अरकान कितने हैं, दुआएं कितनी हैं, ये सारी चीज़ें एक ये पॉजिटिव। अच्छा, दूसरा जो एक दूसरा पॉजिटिव अगर हम अपने काम के लिहाज से बात करें तो चीज़ ये हुई है कि ऑनलाइन ट्रेनिंग और ऑनलाइन जो चीज़ें थी, जो लोग जिस तरीके से सोच नहीं सकते थे कि भाई ऑनलाइन ट्रेनिंग भी हम की तरफ हम जा सकते हैं या कर सकते हैं, तो ये एक नया बिजनेस कह लें या एक नया ट्रेंड जो आया है वो कि जूम के थ्रू ट्रेनिंग हो रही है या किसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ट्रेनिंग हो रही है, जो कि हम ऑफिस में देखते थे लेकिन अब ये रूटीन का हिस्सा बन गई। और हम ये देख रहे हैं कि कोरोना की वजह से आगे 8-10 महीने अभी तक कुछ चीज़ें भी इस तरीके की वो होती भी नजर नहीं आ रही, तो जिसकी वजह से अभी हम इसको कैरी ऑन करेंगे। मैं ये समझता हूँ कि ये एक पॉजिटिव चेंज आया है। जी थैंक यू अमर भाई। अच्छा, तो हमारा बेसिकली अगर आप थोड़ा सा अपने अपने सेक्टर वाइज बता सकें कि हमारे जो पॉजिटिविटी आई है, यानी कि जो चेंजेस हुई हैं, ऐसी चेंजेस जो आपको नज़र आ रहा है कि फ्यूचर में भी वो कंटिन्यू रहेंगी, पहले जैसा एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा, तो उस हवाले से हम बात करेंगे। ये क्वेश्चन हम फैसल मकसूद साहब की तरफ जाएंगे तो उनसे लेंगे। जी मैं जी शुक्रिया। दोबारा फैसल साहब, आपकी थोड़ी सी तो आवाज़ सबसे सही पॉजिटिव क्लियर, चीज मेरे थोड़ी ख्याल में सी जो आया वो कम लोगों आ रही है। जो अब आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपके नज़र में कौन कौन सी ऐसी चेंजेस आई हैं जो फ्यूचर में हमारे साथ रहें। कोरोना तो शायद चला जाए, अल्लाह करे, लेकिन वो चेंजेस जो हैं हमारी लाइफ का परमानेंट हिस्सा बन जाएंगी और हमें उन चेंजिंग के साथ रहना पड़ेगा और पहले जैसी जिंदगी दोबारा उन चीज़ों के हवाले से वापस नहीं आएगी। देखिए, सबसे अहम जो पॉजिटिव जो मैं समझता हूँ वो ये कि लोगों की थिंकिंग जो है वो तब्दील हुई है। अगर हम अपने मुल्क के लिहाज से बात करें तो हमारे यहाँ लोगों में जो है वो मदद करने का जज्बा, करने का जो इनिशिएटिव है वो ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। जैसा कि हम देखते हैं कि जब मुख्तलिफ जो है जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हैं उन्होंने जो राशन ड्राइव और ब्लड ड्राइव ये सब इनिशिएट की, और मेरे ख्याल में ये ऐसी चीज़ है जो कि आगे भी जारी रहना चाहिए और इसको मजीद जो है
वो जो मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि मज़ीद जो है ये इजाफा होगा इसके अंदर इंशाल्लाह। दूसरी पॉजिटिव चीज़ जो उसमें देखने में आई वो ये कि सब लोगों को इस बात का एहसास हुआ है कि जैसा साइमा ने कहा था कि फैमिली जो है वो एक बहुत मजबूत एक हैसियत रखती है, और उसको भी वक्त जो है वो उतना ही, उसके लिए वक्त निकालना भी उतना ही जो है वो लाजमी है जितना कि आप अपनी जॉब के लिए वक्त निकालते हैं बच्चों के साथ और फैमिली के साथ। और एक और पॉजिटिव चीज जो कि देखने में आई वो ये कि इन्वायरमेंट जो है, अगर आप देखें तो इन्वायरमेंट बहुत अच्छा हुआ है। सब लोग इस बात से इत्तेफाक होगा मुझसे, मैं चूंकि रोजाना हाईवे पे सफर करता हूँ रोजाना, तो मैंने जो चीज कि इन्वायरमेंट जो है वो बहुत ज्यादा साफ हो गई है। पहले जो है जो आसमान आपको साफ नजर बिल्कुल भी नहीं आता था, वो अगर आप अब एनालाइज या ऑब्जर्व आप रखें तो बहुत ज्यादा साफ नजर आता है। हवा जो है उसमें एक अलग के लिहाज से खुशगवार एहसास होता है। और एक और बात ये है कि जो हमें सीमेंट सेक्टर की बात करें, जो कि मेरा एक चीज पहले रह गई थी, जो जिसकी वजह से मैं जो है जो पहले बीच में रह गया था, ये है कि सीमेंट सेक्टर पे इस पूरे दौरान भी प्लांट जो है वो काम करते रहे हैं। खुद मेरा अपना प्लांट जो है वो पार्शियली बंद था, पार्शियली काम कर रहा था, और खुद हम ऑफिस जो है इस दौरान हम लोग जा रहे थे 5 days a week। और अभी भी हम जो है, यानी हमारे लिए कोई लॉकडाउन एज सच नहीं था, और हम वैसे ही ऑपरेट कर रहे थे, क्योंकि जो साइट के ऊपर जो है वो प्लांट जो है वो जितने भी थे। तो अब चूंकि एक इनिशिएटिव का ऐलान भी जैसे हो गया प्राइम मिनिस्टर की जानिब से कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का, जो दो ऐसी चीजें हैं जिन मेरे ख्याल में इस पेंडेमिक के बाद बहुत ज्यादा इंक्रीज होगा। एक तो है इन कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉस्पिटल्स। अब जो है तमाम जितनी भी सोसाइटीज हैं जो कि अब आगे आगे बनने जा रही हैं, जिनमें के बहरिया ऑलरेडी जो है वो ऑलरेडी बन चुकी है बहरिया, और लेकिन अभी मजीद बन रही है, और दूसरी जो है वो ये सिटी, और इसके अलावा तमाम जो भी ऐसी और चीज या अब डेवलप हो रही है, वहाँ पे हॉस्पिटल्स की जो है वो कंस्ट्रक्शन लाजमी हो जाएगी। एक बात तो ये, और दूसरी बात ये है कि वहाँ पर जो है वेंटिलेटर्स की जो है डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे अहम बात जो हुई है इस पैंडेमिक में, लोकली जो है हम लोग इस बात में रिजवान साहब इस बात को ज्यादा इंडोर्स करेंगे कि हमने अपना वेंट जो है वो डेवलप हो गया है लोकली। जी जी बिल्कुल, लोग काफी सारे काम कर रहे हैं जी जी, और वो लोकली जो है अप्रूव हो चुका है। और इसके अलावा एक और बात ये हुई है कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो जो है एक कंपनी है, उन्होंने बाकायदा इसका जो है वो वैक्सीन भी बना लिया है। तो एक चीज जो हुई वो ये कि हमारे ऊपर, हम अपने लोगों के ऊपर हमें एहसास हुआ है कि हम अपने ऊपर अपनी लोकल रिसोर्सेज को भी इस्तेमाल करके चीजें बना सकते हैं। उसके लिए लाजमी नहीं है कि हम एक्सपोर्ट की जाने भी जाएं। तो ये वो पॉजिटिव्स हैं जो कि इस पेंडेमिक के दौरान हमें एहसास हुआ है कि हो सकती हैं, और जो कि इंशाल्लाह अगर इन तवज्जो दें तो ये आगे जाके बहुत हमारे लिए हेल्पफुल साबित होंगी। और दूसरी बात जहाँ तक इस पेंडेमिक की है, तो मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि ये इसके इफेक्ट जो हैं वो अभी तो हम सिर्फ जो है फायर फाइटिंग स्टेज के अंदर हैं। मेरा ज़ाती ख्याल जो है वो ये है कि ये हमें इसके साथ रहना होगा, उसी तरह जिस तरह हम दूसरी जो बीमारियां उसके साथ हम अब यूज टू हो गए उसके साथ के हम रहने में। असल चीज ये है कि इसकी वैक्सीन हमें अवेलेबल हो जाए जल्द अज जल्द, जो कि मेरे ख्याल में हमारे पास जो है वैक्सीन से ज्यादा जो इस पर ज्यादा लाजमी बातें हैं वो है असल में नेचुरल केमो रेमेडीज। कि ये मर्ज जो है ये किसी वैक्सीन के बजाय नेचुरल केमो रेमेडीज से ज्यादा जल्दी खत्म होता है। अभी जैसे आप रिजवान साहब, आप क्या नाम है, आई एम श्योर आप अभी तो इसमें आपने एक जड़ी बूटी का नाम अगर मैं आपको रिकमेंड करूं आप इस्तेमाल करें, मैं भी इस्तेमाल कर रहा हूं, वो है सना मक्की। ये वही है, ये वही पिए मैंने। इंशाल्लाह बिल्कुल बिल्कुल अच्छी बात है। तो नेचुरल जो रेमेडीज हैं इसमें आप नेचुरल रिसोर्सेज की जानिब ज्यादा क्या हमें जा सकते हैं, ये इसके पॉजिटिव एक हमारे पास एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, और ये सब चीजें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क में अवेलेबल। जी
जी थैंक यू फैसल साहब। अब मैं जाऊंगा साइमा की तरफ। साइमा, आप ज़रा अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करेंगी कि 2 महीने से ज़्यादा का अरसा जो आपने क्वारंटीन में गुजारा, और फिर आप वर्किंग वूमेन हैं और फिर सोशल एक्टिविस्ट भी हैं आप, और बीइंग अ वुमेन, बीइंग अ सोशल एक्टिविस्ट और बीइंग अ वर्किंग वुमेन, तो डिफरेंट तरह की आपकी लाइफ के हमारे साथ भी बहुत सारी चीज़ों में एंगेज होती हैं। और बीइंग अ स्टूडेंट, आप स्टूडेंट भी हैं, कहीं कहीं ट्रेनिंग भी ले दे रही होती हैं। तो इस तरह इस 2 महीने के अंदर जो आपने एनवायरनमेंट गुजारा, उसमें क्या अंडरस्टैंड किया, आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है? चला जाएगा, जब साल बाद चला जाता है, 2 साल बाद चला जाता है, वो वापस चला जाएगा, लेकिन कौन से ऐसे असरात पॉजिटिव या नेगेटिव छोड़ जाएगा जो हमारी लाइफ का रेगुलर कंटिन्यू पार्ट हो जाएंगे और फिर वो हमारे मामूल की तरफ रिटर्न नहीं होंगे? बेसिकली इसमें सबसे मेन चीज बाबर देखिए, हमारे अंदर जो इस वक्त ने जो हमें कुछ सिखाया है ना, कि हम बहुत सारी चीजों के बगैर भी रह सकते हैं। हमने अपने अंदर जो सब्र का एक एलिमेंट है ना, वो हमें शायद इस वक्त ने दिया है, इससे पहले नहीं था। हम हर चीज को अपनी तरफ ना, कि बस ये चीज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है, चाहे वो बीइंग अ फीमेल, शॉपिंग के बगैर गुजारा नहीं होता खवातीन का। ये एक ऐसा उनके साथ अटैच है। मैं खुद भी एक औरत हूँ, तो मैं बिल्कुल अपने आप को इसके अंदर ही रख के, कि मैं अगर करती हूँ या नहीं करती, लेकिन एक जनरली अगर हम बात करें तो हम इसको यही देखकर चलेंगे कि बीइंग अ फीमेल, खवातीन का शॉपिंग के बगैर गुजारा नहीं। तो आप यकीन कीजिए कि ये वो शायद वो टाइम है कि जिसमें मैं शायद घर से बाहर मार्केट करने के लिए निकली ही नहीं। मैं अपनी अगर बात करूँ तो मैं इस वक्त घर से बाहर नहीं निकली किसी किसी ऐसी चीज के लिए कि हम, क्योंकि हमारे लिए कोई चीज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं रही। मैं अगर इसको इस तरह सोचूं तो हमें पॉजिटिव इफेक्ट सबसे पहले ये मिलता है इससे, कि हमारे अंदर जो सब्र अल्लाह पाक ने दिया है ना, वो हमें शायद अभी ज्यादा महसूस हो रहा है। ठीक है ना, ये चीज है। बाकी उसके साथ जो इफेक्ट्स हैं कि वक्त और हालात के साथ हम चीजों के बगैर रहना सीख चुके हैं। हम ये जानते हैं कि हमारी फैमिली वैल्यूज को, जो मैंने पहले भी बात की, कि हमें इस वक्त ने जो पॉजिटिव चीजें दी हैं वो ये सारी चीजें दी हैं। और मैं इस वक्त को यकीन करें, शायद कहते हैं इस वक्त सदियों में आने वाले हैं। ये ईदें सदियों में आया करती हैं। ये वक्त के साथ ये हमें अल्लाह ना करे कि आगे दोबारा भी ऐसा कोई देखने को मिले, लेकिन ये सदियों में आने वाले वक्त हैं, ये सदियों की। ये रमजान जो हमने गुजारा है, मेरा ख्याल है ये शायद वो वाहिद रमजान होगा जिसमें हमने बहुत जी दिल से और सॉरी बड़े खुश साइमा, मैं के साथ इंटरप्ट अपनी करूंगा जिंदगी। आपको, सॉरी जी मैं जी। इंटरप्ट करूंगा। अच्छा, हमारी वैसे लग से बात हो रही थी, हम कहीं वर्किंग के दौरान मेरी और साइमा की कॉल पे। तो साइमा से मैंने पूछा कि आपकी ईद कैसी गुजरी है, तो उसने कहा ऐसी ईद सदियों में आती है और बहुत खुश नसीब होते हैं वो लोग कि ऐसी ईदें मिले लोगों को। ये एक पॉजिटिविटी है। हम सोच सकते हैं किसी भी चीज को, हम पॉजिटिव वे से सोचें या नेगेटिव वे से ही सोचने का अपना अपना अंदाज है। हर बंदे को आज़ादी से राइट है। और फिर आप हो सकते बिल्कुल हैं कि आपका जो ओपिनियन हो दूसरी साइड पे हो, मेरा ओपिनियन और साइड पे हो। आप जिस एंगल से देख रहे हैं, सोच बिल्कुल। रहे हैं, तो वो पॉजिटिव साइड हो शायद। तो इस हवाले से मेरे ख्याल से हमें जो चेंजेस आई हैं पॉजिटिव हवाले से, क्योंकि हमारी रियासत बदकिस्मती के साथ फिर हमारी गवर्नमेंट से एक दूसरे के खिलाफ जो आवाज उठा रही हैं, वो रोजाना नेगेटिविटी को, मेरे ख्याल से जो रियासत वो हमारी इस वक्त बहुत ज्यादा परेशान कर रही है लोगों को, और फिर ट्रस्ट वो तो करना हम मुश्किल हो अगर गया। क्योंकि मैंने प्राइवेट सेक्टर बिल्कुल। की जब बात की थी कि हम सारे प्राइवेट एंटिटी हैं, तो मैं नेक्स्ट सवाल मेरा आप सब से वही होगा, क्योंकि हमारे लोगों को ज्यादातर इस वजह से बीमार हैं, अफेक्टेड है कि उनको रियासत, रियासती इदारों पे, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ पे ट्रस्ट ही नहीं है, हेल्थ मिनिस्टर पे ट्रस्ट नहीं है, डॉक्टर्स पे ट्रस्ट नहीं है कि वो ये जो बात कह रहे हैं, ये लेक्चर दे रहे हैं, ठीक कह रहे हैं या नहीं कह रहे। तो नेक्स्ट सवाल यही होगा। जी बिल्कुल, आप कंटिन्यू करें। तो ये एक छोटी सी यहाँ पे इसमें बात करें बाबर, अभी कुछ अर्सा पहले कह रहे हैं कि हमारे यहाँ जो है वो किसी कुत्ते ने किसी बच्चे को काट लिया, तो हमारे पास वैक्सीनेशन नहीं थी। हमारा वो बच्चा जो था, वो बेचारा किस कंडीशन में इस दुनिया से गया, खुदा ना खास्ता जो भी था। तो हम इन चीजों को सीरियस कैसे ले लें कि हमारी हुकूमत, आज तो हम बहुत बुरी कंडीशन में है। हम आज देखें कि हमारे पास आज कुछ नहीं है। हम इमदाद कंट्री हैं, जो बाहर से डोनेशंस और बाहर से जो है वो हम कर्जा जात लेके हम एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री की हैसियत में रह रहे होते हैं। तो हम इन गवर्नमेंट वाले इदारों पे अगर आप सपोर्ट की बात करें, इन गवर्नमेंट वाले इदारों पे ट्रस्ट की बात करेंगे, ये हमें सब कुछ पहले बहुत मुश्किल है। एक आम बंदा जो एक आम शहरी है, वो बहुत मुश्किल से ट्रस्ट कर सकता है।
वो ये नहीं सोच सकता। मैं इस चीज में, क्योंकि हम भी एक आम से एक नॉर्मल एक मिडिल क्लास फैमिली के एक हम आम लोगों को देखते हैं, तो वो यही सोचता है कि ये सबसे पहले अपने लिए करेंगे, बाद के लिए तो बाद में सोचेंगे। थैंक यू तो साइमा। मैं तो इस चीज के ऊपर बिल्कुल, क्योंकि वो जो चीजें हम मीडिया में देख रहे हैं आजकल, जो इश्यूज चल रहे हैं, वो जो ओरिजिनल जो प्रॉब्लम है, हम प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट नहीं करते हैं, प्रॉब्लम को खत्म करने की कोशिश नहीं करते, बल्कि हम गड़े मुर्दे उखेड़ते हैं। तो ये चीजें जो है ना, हमारे लिए कभी भी ठीक है, हमारी रियासत कभी भी अपने पैरों पे नहीं खड़ी थैंक यू हो सकती। साइमा। अब मैं एक तो स्पेशल सेशन के जो मेन सेशन का कोर हमारा सेशन टाइटल है उसकी तरफ जाऊंगा कि टाइम हमारे पास कम है, 2 सवाल मैंने सब गेस्ट से लेने हैं। तो एक क्वेश्चन ये है मेरा कि मिनिमम टाइम के अंदर हमें मैक्सिमम नॉलेज अगर डिलीवर कर दें हमारे पार्टिसिपेंट्स तक तो बहुत मैं शुक्रगुजार रहूंगा सबका। अच्छा, आप अपना शेयर करेंगे हर बंदा कि आपने ईद के 3 दिन, फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, इस साल किस तरह से गुजारे। फैसल मकसूद साहब से स्टार्ट करेंगे। फैसल मकसूद साहब, आपकी ईद कैसी गुजरी? आपने पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन किस तरह से आपने ईद गुजारी? जैसा कि मैंने अभी जिक्र था किया कि इस ईद के ऊपर जो है वो जो एक तो ये था कि सबसे पहली बात ये कि जैसे साइमा को मैं इंडोर्स इसमें करूंगा कि ऐसी ईद जो है वो पहले कभी नहीं आई कि इस ईद में एक तो कोई शॉपिंग नहीं थी, नंबर 1, हर लिहाज से अलग थी। और जहाँ तक ईद के पहले रोज का सवाल है, तो ईद में हम लोग जो हमारे यहाँ जो बेसिकली होता है पहले रोज, तो ये कि हमारी एक्टिविटीज तो वही रहती हैं। हम जैसे मैं तो पर्सनली, क्योंकि वालदा साहबा का इंतकाल हो चुका है, तो हम पहले दिन कब्रिस्तान जो है हम जाते हैं, फिर जो है वहाँ से जो है जो हमारे एल्डर्स हैं उनके पास जाते हैं। के ऊपर जो है वो ये एक जो सबसे अलग चीज थी वो ये, जैसा मैंने आपको बताया कि मेरी जो फर्स्ट कजन है, जो मेरी सिस्टर हैं, उनको और उनके हस्बैंड को और मेरी जो खाला हैं उनको जो है वो जैसा ये है कि उनका वो काफी बीमार थी, तो हम उनको भी उनके पास भी गए। दूसरी बात ये है कि सेकेंड डे और थर्ड डे जो है वो नॉर्मल रूटीन के लिहाज से ही क्या गुजरा। और जो डिफरेंस इस ईद में और बाकी ईदों में था वो ये कि बाकी ईद में पिछली ईदों की तरह इसी जैसा कि बाहर घूमने नहीं जा सके या किसी होटल वगैरह या रेस्टोरेंट वगैरह में नहीं जा सके, तो ये एक लिहाज से ये ईद सबसे मुख्तलिफ थी। और इसकी ईद के ऊपर कोशिश यही थी कि जो लोग हमारे लिए जो लेस फॉर्चुनेट हैं उनको उनकी मदद हो। ये एक जज्बा और ये एक चीज जो है ना वो इस ईद के ऊपर मैंने सब लोगों में ऑब्जर्व की। थैंक यू और फैसल एक मकसूद चीज, साहब। आखिरी चीज वो ये कि चूंकि वो हादसा हो गया, तो सबके जो है इस दफा ईद वैसे ही सादगी के अंदर करने गुजरी। थैंक यू। थैंक यू। अच्छा, हम इंजीनियर रजवान साहब की तरफ जाएंगे क्योंकि माशाल्लाह बहुत सोशल हैं, बहुत एक्टिव हैं और इनका हलका है जो बहुत बड़ा है पूरे पाकिस्तान के अंदर। ना सिर्फ जानते हैं बल्कि इनको पाकिस्तान से बाहर फॉरेन में इनके बड़े लिंक्स हैं माशाल्लाह, और इन्होंने सर्विसेज भी प्रोवाइड की हैं एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटी के हवाले से। तो मुझे खुद पता है कि मैं एंटरप्रेन्योरशिप का एक अदनी सा स्टूडेंट होते हुए कि किस लेवल पे इनकी एंगेजमेंट सोशल एक्टिविटी हैं। तो रजवान साहब से हम जानना चाहेंगे कि आपके ईद के दिन किस तरह से गुजरे ये इस बार, और क्या रूटीन रही आपके 3 दिनों की, और किस तरह से आपने अपने स्टूडेंट्स को, अपने वेल विशर्स को, अपनी फैमिली को, आपने जानने वालों को एंगेज किया, एंटरटेन किया, और फैमिली को स्पेशली। जी रजवान जी, साहब। सबसे पहले तो अगेन आपका मैं शुक्रगुज़ार हूँ। आपने फिर रनवे की जहाज़ की तरह मुझे हवा में उड़ा दिया और मैं इस वक़्त हवा में उड़ रहा हूँ, ठीक है ना? तो कहने का मतलब है थैंक यू वेरी मच कि आपने फिर जो है माशाल्लाह कुछ ज़्यादा ही कह दिया। हाँ, बाकी ये कि देखिए हम भी कोशिश कर रहे हैं तो थोड़ी बहुत, और अल्लाह ताला इसको कबूल करे, एक्सेप्ट करे, जो भी हम थोड़ा बहुत चेंज लाने की और लोगों को जो है एक राइट ट्रैक पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। अब आती है ईद। ईद का ये है कि देखिए पहले तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती थी, रिश्तेदारों का मिलना मिलाना होता था, लोगों के यहाँ आना जाना होता था, ठीक है? इस दफ़ा ज़ाहिर सी बात है जिस तरह के हालात थे तक लोग घरों पे थे, मैं भी हूँ। और फिर आपको जैसे मैंने बताया ईद के तीसरे या चौथे रोज़ से तीसरे दिन से मुझे ये सिलसिला शुरू हो गया, तो मैं तो वैसे ही घर में ही हूँ, ठीक है ना? तो फ़िलहाल ना अभी कोई आ रहा है ना कोई जा रहा है फ़िलहाल, तो ये इस तरह से सिलसिला है। हाँ, बाकी जो ऑनलाइन सेशन है, जैसे कल भी हमारा इंशाल्लाह एक सेशन है, जो हमारा स्टूडेंट माशाल्लाह अमेरिका में और मुख्तलिफ जगहों पे उसकी कंपनी चल रही है, उसके साथ उसका एक स्टार्टअप की स्टोरी, तो वो माशाल्लाह हमारे अगर अल्लाह ने सेहत दी
तो वो मैं इंशाल्लाह ताला जारी व सानी रखूँगा। बाकी मैंने आपको बता दिया कि फ़िलहाल अभी घर पे ही हूँ, ऐसा कोई ख़ास एक्टिविटी नहीं है। खाने पीने की तस्वीर आप लोग देखते रहेंगे, तो वो जी, आदमी जी। खा के एन्जॉय करता जी, जी, रहेगा। माशाल्लाह बड़े ज़बरदस्त एक्सपेरिमेंट किए हैं चलिए आपने घर में। कभी कभी जब वक्त इंशाल्लाह आएगा तो मुस्तफीद भी करवाइएगा। नहीं, बिल्कुल मुस्तफ़ीद कराएँगे। अब जैसे मैंने लेस चिप्स बनाने की जो ट्रिक सीखी है यूट्यूब से, तो जिस बंदे ने सिखाई है और वो बेचारा गाँव का आदमी है और बड़े सादे तरीके से वो ट्रिक सिखाई और वो मैंने घर पे बना के जनाब अली बच्चों को खिलाए रमज़ान के अंदर, सहरी के अंदर। तो बच्चों ने बड़े मस्त शौक से खाए। तो मैंने क्या कहा बात। इसका मतलब, तो मतलब कहने का ये कि लोग बैठे हुए हैं और ऐसी-ऐसी इनोवेशंस हैं। अगर आप उस बंदे का चैनल देखेंगी, वो ज़रा आम सा आदमी है, सादा आदमी, लेकिन जिस तरह उसकी ट्रिक्स हैं, वो किसी कहीं यकीनन किसी फॉरेन कंट्री में शेफ़ रहा होगा। तो यूट्यूब चैनल बना के वो बिल्कुल गाँव के सादे लकड़ियों पे खाना पका रहा होता है। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि मतलब उसके बाद मिट्टी के बर्तन होते हैं जिसमें वो सारे काम कर रहा होता है और अपने मतलब कि सारे काम कर लेता है वो अपनी लोकल इनोवेशन से। तो कहने का क्या मकसद ये है बात कि है। बिल्कुल इंशाल्लाह मुस्तफ़ीद कराएँगे। बाकी जो है वो तो आप सभी लोग माशाल्लाह ट्राई करते रहते हैं। यूट्यूब जिंदाबाद। अच्छा रज़वान साहब, यूट्यूब एक मैं आपसे पर्सनल माज़रत के साथ पहले पेशगी में माज़रत कर रहा हूँ, पर्सनल चीज़ हुँ, पूछना चाहूँगा, पर्सनल क्वेश्चन, जी, क्योंकि जी। आज ये इश्यूज़ हैं। अब हमारी भाभी जो हैं आपसे, यानी कि आपकी ये सारी एक्टिविटी से एंटरटेन हुई या दूसरी साइड नहीं ना, क्योंकि जितना देखिए माशाल्लाह उसकी आपने वजह ये खिदमत है उनको सर्व किया है इस ड्यूरेशन के अंदर? नहीं, नहीं, बिल्कुल देखिए उसकी वजह ये है कि जब घर में आप होते हैं और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से चीज़ें हो रही होती हैं, फिर उसके अंदर जो है आप जो है वो घर के अंदर इस तरह चीज़ों में पार्टिसिपेट लेके नई-नई चीज़ें देख भी रहे होते हैं और कर भी रहे होते हैं, तो लोग इसको एन्जॉय ही करते हैं। हाँ, अब और घरों का मुझे पता नहीं कि वहाँ क्या हालात होते हो, लेकिन इसको लोग एन्जॉय करते हैं। जब आपके बच्चे एन्जॉय कर रहे हैं, कभी बर्गर बना के खिला दिया, आओ बेटा तुम्हें बता दिया, ऐसा बर्गर बनाता हूँ, जैसे केएफसी की रेसिपी मौजूद थी, वो बना के बच्चों को हमने घर पे खिलाई, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम। तो कहने का मकसद ये है कि ज़ाहिर बात है माशाल्लाह घर वाले एंजॉय करते हैं, लेकिन ये उस वक्त की बात है कि जब थोड़ी तबीयत मुनासिब थी। अभी तो फिलहाल 2-3 दिनों से कुछ भी नहीं। जी, मैं अभी साइमा की तरफ आऊँगा कि साइमा, स्पेशली मैं आपसे अपने बारे में तो ज़रूर पूछूँगा, लेकिन आप अपने जानने वाली ख़वातीन के हवाले से बात करेंगी, स्पेशली फीमेल्स के हवाले से, कि इस बार कितनी डिफरेंट गुजरी आपकी अपनी 3 दिन तक, क्या क्या मसरूफियात रही, क्या क्या एंटरटेन रहा, पहले से स्केजुअल आपका साइमा किस तरह से डिफरेंट रहा, और इसके बारे में थोड़ा सा शेयर कर दें। ये आपने बिल्कुल अपने इस पर्सनल को दफा तो लेना सब कुछ है। ही डिफरेंट था ना, कुछ चीज। हाँ, तो हाँ, नहीं बिल्कुल इस दफा तो सब कुछ बिल्कुल डिफरेंट था। अगर हम इसको सिमिलर कहें पिछले सालों की ईद के साथ जो हमने आज तक गुजारी हैं, तो ये वक्त तो पहले कभी जिंदगी में नहीं आया, और हम दुआ करेंगे कि अच्छा वक्त आए, ऐसा वक्त आए। तो बात ये है कि मेरे जो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे जो 3 दिन है वो तो टोटली घर के अंदर गुजरे हैं, मैं तो कहीं भी नहीं गई। और घर में चांद रात का एक पहले एक समा होता था मेरा बड़ा, जो पसंदीदा, जो ईद में जो सबसे ज्यादा खूबसूरत लगता है वो चांद रात होती है। उसके बाद सुबह जो नमाज का टाइम होता है, जिसमें हमारे घर के मर्द हजरात सुबह उठ के, मतलब एक भागा दौड़ी एक घर के अंदर मची हुई होती है जी, नमाज के लिए जाना है, माशाल्लाह वो बड़ा खूबसूरत वक्त होता है। तो उसके बाद तो ईद फिर आना, फिर ईद मिलना, और वो सारी एक रूटीन की चीजें आ जाती हैं। तो ये भी ऑलमोस्ट वैसा ही था, लेकिन ये चांद रात वैसी चांद रात नहीं थी। ये टाइम वैसा टाइम नहीं था जिसमें हम कहें कि हमने बहुत मजे से, या बाहर हम कहीं ओपनली कहीं निकल के कुछ शॉपिंग करनी ना हो, लेकिन चांद रात में बाहर निकलने में बड़ा मजा आता है। तो बच्चों को लेके जाना, फैमिली के साथ निकलना, इस दफा ऐसा कुछ भी नहीं था। तो बस घर के अंदर ही वक्त गुजर गया। और सुबह पहला दिन भी कोई हमें एक हमारे जैसे पॉइंट आप बताएंगी, आपने जिस में। तरह एक सेंटेंस कहा कि ऐसी ईदें हजारों सालों बाद आती हैं, तो वो एक चीज अगर आपने यूनिकनेस जिस तरह बताई, तो उस बारे में अगर बताएं कि आपने सबसे एम और स्पेशल चीज इसमें क्या देखी, क्या चेंजिंग थी इसमें? या इसमें जो सबसे बड़ी चेंजिंग मैंने आपको, जो मैंने सबसे ज्यादा, जो मैं जिस चीज के ऊपर शायद इस सेशन में भी मैंने सबसे ज्यादा जिस चीज पे बात की, वो मुझे जो जो वैल्यूज मैं देखी है ना इस वक्त अपने घर वालों में, अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, सबके लिए, मेरे लिए ये यूनिकनेस है बहुत ज्यादा, कि हम एक दूसरे को टाइम देना शुरू हो गए हैं। जो वक्त हम पहले बाहर गुजारते थे, हम जो वक्त पहले दोस्तों में, या हमारी वो एक इंटरटेनमेंट होती थी कि जी कहीं बाहर चले जाएं, वो वक्त हमने घर में एक दूसरे को जानने में गुजारा है,
है। मैं इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा शायद इस बात में भी बोल रही हूँ, और ये मेरे लिए यूनिकनेस बहुत ज़्यादा है कि हमने एक दूसरे को अपने आप का फील करवाया, एहसास दिलाया है कि हम इस घर में मौजूद हैं हमारी फैमिलीज के साथ। तो ये मेरे लिए एक बहुत खूबसूरत और बड़ा पॉजिटिव इफेक्ट है। इसके अलावा जो सबसे मेन जो चीज़ है कि बचत का एक थोड़ा अंसर हमने देखा है, हमने लोगों में हेल्प करने का अंसर अपने अंदर देखा है कि हम देख रहे हैं कि जी खुदा ना खास्ता आज हम कहते हैं कि हमारा एक मुआशरा ऐसा हो चुका है कि हम अपने पड़ोस वालों का हमें नहीं पता होता कि वो भूखा है या उसने कुछ खा के सोया है। हमारा ये एक हमारा माहौल बन गया है कि हम सिर्फ अपने आप को देख रहे होते हैं, हमें दूसरे का नहीं पता। लेकिन इस वक्त ने हमें दूसरों का एहसास दिलाया है। हमें पता है कि हम आधी रोटी खा सकते हैं, आधी हम किसी और को भी दे सकते हैं। तो ये चीजें जो हमारे अंदर पैदा हुई हैं वो शायद इस वक्त ने हमें ज्यादा सिखाया है। हम अपनी मेड है, अभी अभी एक और चीज, हमारा मेड के बगैर गुजारा नहीं होता। मैं बीइंग अ फीमेल बात कर रही हूँ, अभी आप यकीन कीजिए पिछले 3 महीने से मेरे घर मेड नहीं आ रही। तो इसका मतलब है कि मैं खुद सब कुछ कर सकती हूँ। ये बड़ा आसान सा है, हमें उनके बगैर हमारा गुजारा नहीं होता, लेकिन हम कर सकते हैं। उसमें एक बचत का आंसर भी है, हमारी अपनी भी है। तो हम वक्त के साथ चीजों को फील कर सकते हैं, वक्त के साथ चीजों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो आई डोंट थिंक सो। तो थैंक यू मेरे नजदीक साइमन। तो यही चीज है जी। मैं फैसल मकसूद साहब और आमिर नदीम साहब के पास जाने से पहले अपने ऑडियंस की तरफ दोबारा जाऊंगा कि ऑडियंस हमारे पार्टिसिपेंट्स को अगर कोई क्वेश्चन है तो या तो आप चैट में लिखें या आप हैंड रेज करके रिएक्शन दे के तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, सवाल डायरेक्ट ले सकते हैं। तो मैं उनकी तरफ जाने से पहले एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, क्योंकि मैं अभी पूरे सेशन के अंदर कंटिन्यू आप लोगों से क्वेश्चन करता रहा हूं। तो मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करूंगा। एक तो मेरी तो तकरीबन मेरे ख्याल से सेम ही पहले की तरह गुजरी है। उसकी रीज़न ये होती है कि मैं एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी और सोशल या एजुकेशनिस्ट की हैसियत से हट के अगर बात करूं तो मैं फास्ट फूड और रेस्टोरेंट के हवाले से भी मेरी फील्ड है। तो हमारा वो बिजनेस है जो उसमें बेसिकली जो ये होता है कि ईद के दिन बड़े एंगेज्ड होते हैं, बड़े मसरूफ होते हैं। तो हमारी ईद के दिनों में हमारे स्टाफ पे, हमारे एम्प्लॉयज पे, ओनर्स पे, सब लोगों पे सैंक्शन एक किस्म की लग जाती हैं कि आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करनी है, आपकी कोई ईद नहीं। हमारी ईद ये हफ्ते बाद होती है। लेकिन खैर मेरी मसरूफियात इस तरह की नहीं थी। मैंने 2 दिन सो के गुजारे और बाकी अपने फॉलोअर्स को, अपने सीनियर्स को, अपने जूनियर को सबको ज्वाइन किया है, उनके साथ गपशप करके बिल्कुल नॉर्मल तरीके से किया है। मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक जो है हम मेरी नॉर्मल रूटीन में गुजरी। लेकिन जो आपने साइमन ने किया कि बहुत सारी चीज़ों के बगैर हमें ज़िंदगी गुजर सकती, सबसे ज़्यादा चीज़ मैंने जो रियलाइज़ की, ये चीज़ रियलाइज़ की, देखिए ये जोम की जिस टेक्नोलॉजी पे हम अभी सेशन कर रहे हैं, ये टेक्नोलॉजी आज से नहीं, आज से 10-15 साल पहले से मौजूद थी। लेकिन हमने कभी बिजनेस के लिए, कभी किसी एक्टिविटी के लिए ट्राई नहीं की थी। अब हमें मजबूरन ट्राई करना पड़ा। हमें पता चला यार ये तो बहुत आसान चीज़ है। वरना मैं आपको यकीनन बताऊं कि मुझे यहाँ गुलशन से या आईबीएस से, अपने ऑफिस से डिफेंस में क्लाइंट के साथ मीटिंग करने के लिए जाना पड़ता था तो 4,000-5,000 रुपया मिनिमम मेरे एक्सपेंसेस हो जाते हैं। रीज़न ये थी कि मेरी टीम में फीमेल्स हैं, हम कार स्पेशल करते थे जाने के लिए, आने के लिए, फिर दिन को खाना पीना सारा कुछ, हमारे 4-5,000 एक्सपेंसेस हो जाते। और वो मीटिंग अब जूम पे हमें बिल्कुल फ्री में, एक बार हम लाइसेंस लें 5-10 हज़ार रुपया फीस पे कर दी और फिर जो कंटिन्यू हम यूज कर सकते हैं, वो एक्सपेंसेस रिड्यूस हो गए। फिर हमारे क्लाइंट आउट सिटी जो है डिमांड करते हैं मीटिंग की। अब वो मीटिंग से मेरे ख्याल से डिफरेंट कंपनीज में ऐसे ही हुआ होगा कि वो क्लाइंट्स जो है अब जूम पे आ गए हैं, तो अब मीटिंग हो रही है। मेरे ख्याल से ये रूटीन जब चेंज होगी तो उस वक्त भी क्लाइंट्स कहेंगे कि नहीं यार आप जूम ही पे कर लें। अगर कोई कहेगा क्लाइंट बिलफर्ज, मैं तो ये सोचता हूँ कि मेरा क्लाइंट अगर कहता है कि आप बाबर साहब आप आए हैदराबाद या लाहौर या दूसरी जगह के, हमने आपके साथ मीटिंग करनी है, मैं उनको सॉरी करूंगा कि आप अगर मेरे सारे ट्रैवलिंग के एक्सपेंसेस दे देते हैं तो फिर तो मैं आऊंगा, अदरवाइज हम जूम ही पे मीटिंग कर लें। ये मेरे ख्याल में बिजनेस की साइड पे बहुत जबरदस्त बच्चे हैं। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर 2 दिन पहले जियो के प्रोग्राम में, शाहजेब खानजादा का प्रोग्राम है, तो उसमें ये चीज़ डिस्कस कर रहे थे कि ये चीज़ बहुत सेव हुई है। हमारे जो एयरलाइन का
है सेक्टर है इंटरनेशनल एयरलाइन की बात, सिविल एविएशन की बात कर रहा हूँ, तो वहां लोगों ने ट्रेवलिंग छोड़ दिया और ट्रेवलिंग इंडस्ट्री ये कह रही है कि फ्यूचर में हमारे 50% लोग जो हैं ट्रेवल नहीं करेंगे, स्पेशली बिजनेसमैन, वो कभी हमारी एयरलाइंस पे सफर करेंगे नहीं। रीजन ये है कि वो इन टेक्नोलॉजी को यूज करके वर्चुअल एक्टिविटीज करेंगे, तो मेरे ख्याल में वो सेफ साइड हुई। और फिर हम वर्कशॉप करवाते थे, ट्रेनिंग्स करवाते थे, तो हमारी एक वर्कशॉप पे अच्छी प्रोफेशनल 150 लोगों तक की एक वर्कशॉप ट्रेनिंग के प्रोग्राम पे तकरीबन 4 लाख के करीब जो इन्वेस्टमेंट आ जाती, फीसें लेके, फंड लेके, स्पॉन्सरशिप लेके, फिर अर्निंग नहीं होती थी, फिर बहुत सारी मार्केटिंग करनी पड़ती थी। लेकिन अब वर्चुअल में हम आराम से जो है 5-7 हजार रुपये एक्सपेंसेस अच्छे करके, मार्केटिंग करके बहुत ही ज्यादा इम्पैक्टफुल जो है सेशन कर सकते हैं हम, बहुत ही अच्छे। यानी कि हमारे जहाँ वहाँ जो जितने एक फिजिकल वर्कशॉप के अंदर सिर्फ मीडिया टीम को जितने पे करने पड़ते थे, जितने एक्सपेंसेस थे, उसमें हमारा पूरा सेशन चलता है। और फिर हम, क्योंकि हमारे ये चीजें बहुत ट्रेनिंग महंगी थी, रजवान साहब डिटेल से बता सकते हैं, वो इसमें मेरे ख्याल से ज्यादा हकदार हैं बात करने के। लेकिन जितने भी प्रोफेशनल ट्रेनिंग के प्रोग्राम है, कारपोरेट ट्रेनिंग के प्रोग्राम है, बहुत एक्सपेंसिव है। इस वक्त बड़े बड़े प्रोग्राम पूरी वर्ल्ड के अंदर फ्री कर दिए गए और बहुत जबरदस्त फैसिलिटेट किया जा रहा, और उससे जो आपको लीड जनरेशन की, कंटेंट की, इन चीजों की भी बड़ा जबरदस्त हुआ है। और फिर एक और चीज मेरे ख्याल में हमारे पाकिस्तान के अंदर पहले ही से ये किया जा रहा था कि वो स्टाफ, वो टीम, वो एम्प्लॉय जो डिजिटल में अगले 10 साल में कन्वर्ट नहीं होंगे, 75% वो जॉब से हाथ धो बैठेंगे अगले 10 साल के अंदर। लेकिन वो कोरोना वायरस के इफेक्ट ने वो 3 महीने के अंदर कर दिया, उनको 10 साल वेट करना ही नहीं पड़ा। अब बहुत सारे लोगों की जॉब जा चुकी हैं या जाने वाली हैं, अल्लाह उनको सेव, उनकी जॉब्स को सेव करे, ज्यादा हमारी तो दुआएं यही हैं। लेकिन उन लोगों की जॉब्स मेरे ख्याल में आज भी सिक्योर, सेव हैं, जो डिजिटल पे किसी न किसी हद तक हैं, डिजिटल इक्विपमेंट्स यूज कर रहे हैं, कोई भी खास सर्विस दे रहे हैं। क्योंकि आज हर कंपनी की नीड है, हर बिजनेस की नीड है कि वर्चुअल सर्विस प्रोवाइड करे, क्योंकि कोई कंपनी नहीं ये प्रेफरेंस करती कि किसी भी तरह के हालात में उसका बिजनेस जो है बंद हो। तो डेफिनेटली मेरे ख्याल से उन लोगों की जॉब सिक्योर हैं, और हमारे आईटी के, मीडिया साइंसेस के, सीएस के, या जो भी आईटी से कनेक्टेड जितने भी शोबाजात हैं, उनके लिए नई अपॉर्चुनिटीज के भी लामहदूद अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हुई हैं। तो फिर हमारे बिजनेस के एक्सपेंसेस बहुत हद तक, यानी कि 80% तक डिक्रीज हुए हैं, कम हुए हैं, तो वो भी एक पॉजिटिव है। फिर हमारे सेल्स के, डिलीवरी के, वो चीजें भी चेंज हुई हैं। अब हमारे बिजनेस के, होटल इंडस्ट्री के अंदर मेरे ख्याल से मैं समझता हूँ जहां तक, क्योंकि मेरा एक छोटा सा रेस्टोरेंट भी है, मेरे रिलेटिव्स के काफी सारे नेटवर्क है कराची के अंदर, बहुत ज्यादा फैसिलिटेट कर रहे हैं। तो यहाँ एक अपॉर्चुनिटी, क्योंकि जहाँ अभी हमारा एनवायरनमेंट बिल्कुल पहले की तरह है, सेफ नहीं है, सिक्योर नहीं है, कोरोना वायरस से प्रोटेक्टेड उनके खाने नहीं, अगर हम थोड़ी सी इसमें इनोवेशन करें, मेरे ख्याल से रजवान साहब इसमें क्या आप मेरी हेल्प कर पाएंगे कि बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं कि अगर हम उनमें वैल्यू एडिशन कर लें होटल इंडस्ट्री के अंदर स्पेशली, और हमारी प्रोडक्शन है जितनी भी खाने पीने की चीजें, वो अगर हम वायरस से ज्यादा सिक्योर कर लें, सेव करें, और बैठने का, सेटिंग का एनवायरनमेंट अगर ज्यादा चेंज कर लें, तो वो बाकी बहुत सारी चीजें बचती हैं। तो काफी ज्यादा हद तक बिजनेस के एक्सपेंसेस डिक्रीज हुए हैं, और फिर बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ी हैं। मेरे ख्याल से बहुत सारे बिजनेस को लॉस हुआ है, नुकसान हुआ है, कुछ नहीं चल रहे, लेकिन बहुत सारे ऐसे बिजनेस जो पहले फिजिकल सिचुएशन में थे या सेमी फिजिकल सिचुएशन में थे, अब अगर उन्होंने चेंजिंग डिजिटल पे कन्वर्ट हुए, 95% तक जो है बहुत सारे बिजनेस इंक्रीज हुए हैं। जो रनिंग बिजनेस थे सिर्फ आईटी पे कन्वर्ट हुए हैं। तो अब हम इस पर डिटेल से सेशन करेंगे। आईटी की कंसल्टेंसी हम प्रोवाइड करते हैं, सर्विस फ्री ऑफ कास्ट, और सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं सारी डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, कंटेंट डेवलपमेंट के हवाले से। इसके हवाले से हमारी तकरीबन 360 लेवल पे जाके वन विंडो ऑपरेशन सारे सोल्यूशन प्रोवाइड है। न सिर्फ हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, बल्कि आपको जितनी भी कंसल्टेंसी प्रोवाइड है, कोशिश करते हैं मिनिमम या कास्ट बेस पे आपको एक ही विंडो से फैसिलिटेट की जा सके सारी चीजें। तो अब मैं, मेरा आखिरी जो क्वेश्चन है बेसिकली, वो हमें एक इस सेशन का कंक्लूजन ये करना है कि, क्योंकि आज जो मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि हमारे
गवर्नमेंट के इदारों पे, डॉक्टर्स पे, पैरामेडिकल स्टाफ पे, गवर्नमेंट के तर्जुमान पे ट्रस्ट नहीं किया जा रहा। लोग अभी भी इस शक में है कोरोना असली है या नकली है। जब तक वो कह रहे हैं हमने तो अभी तक देखा ही नहीं यार, अभी तक मेरे ख्याल में 70,000 लोग अफेक्टेड हुए, तो कैसे देखेंगे? जब तक हर 20,000 में से एक बंदा अफेक्ट नहीं होगा, कम से कम जो है पाकिस्तान में 2 करोड़ आबादी अफेक्ट नहीं होगी, उस वक्त तक तो आप नहीं देखोगे, जब तक आपके मोहल्ले गली में नहीं बीमार होंगे। अल्लाह ना करे कि इस तरह का बुरा वक्त आए, तो उसके लिए मेरे ख्याल में हम सारे लोग वो हैं कि अपना बिजनेस चला रहे हैं या प्राइवेट एंटिटी आज़ाद शख्स रखते हैं, तो मेरे ख्याल से आप सब जितने भी हैं, तो आप अपने अपने फॉलोअर्स को, पार्टिसिपेंट्स को एक मैसेज डिलीवर करें अगर कि आपके हवाले से कोरोना के बारे में क्या कहेंगे कि क्या ये अफवाहें किस हद तक हैं और सदाकत इनमें किस हद तक है, और क्या रियली आप अपने फॉलोअर्स को क्या मैसेज करना चाहेंगे, कितनी एहतियात जरूरी है, किस तरह से आप बच सकते हैं। तो ये मैसेज ताकि उन आपके फॉलोअर्स तक, अजीज़ो कारब तक पहुंच सके, और वो लोग जो इस वक्त तक कशमकश की सूरत हाल में उसका शिकार है। जी रजवान साहब। देखिए रजवान साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल, जी बोलेंगे। बिल्कुल, मैं ये सच या झूठ मैं तो मुझे बात भी आपको आ रही होगी। जी तो जी कहने का मकसद ये है कि अब ये असली नकली तो बात की बात है, ठीक है, लेकिन अगर देखा जाए अगर दायरा इस्लाम के अंदर भी, तो उसके अंदर भी सुन्नत ये बताई गई है कि आपने इलाज करना, इसकी एहतियात करना फर्ज ऐन, यानी कि उसका एहतमाम करना आपके लिए बेहतर है, ठीक है। तो अब ये असली है नहीं है ये भी आप साइड पे रखें। अब जैसे हो सकता है कि मुझे नॉर्मल फ्लू हो रहा हो, बुखार हो रहा हो, ठीक है, हो सकता है, इसको भी हम साइड पे रखें। बात ये कि जो आपको एहतियातें बताई गई हैं उस पर अमल करें, ठीक है। और रही बात इसकी कि गवर्नमेंट के जो तर्जुमान पे बिलीव करें नहीं करें, बात ये कि भाई अपनी हिफाजत खुद करें, ठीक है ना, अपनी हिफाजत खुद करें। नंबर 2, जितनी एहतियात बताई जा रही हैं उन एहतियात को एहतियात के तौर पे लें, बाकी बेशक जी साहब रजवान, के जी जी वो बोले। वीडियो आई थी, उन्होंने बताया कि वो इस वक्त जो इलाके के मकीन है, ये मैं जहाँ जहाज़ क्रैश हुआ मैं उसकी बात कर रहा हूँ, उसकी नमाज जनाजा उन्होंने पढ़ा के मस्जिद में एक बयान में बता रहे थे, और फिर उन्होंने अपने 2 जानने वाली फैमिलीज का जिक्र कर रहे थे कि उस क्रैश के अंदर शहीद हुए, उसमें एक हाफिज साहब भी थे। बहरहाल तो उन्होंने बड़ी प्यारी बात की, उन्होंने कहा देखो जो हाफिज साहब थे जिसका उन्होंने पूरा नाम बताया, उन साहब का कि उन्होंने 15 रोज़ तरावी लाहौर में पढ़ाई थी और वो अमेरिका जा रहे थे, और कह रहा इस दौरान हुआ ये कि वो किसी तरह से उनको वीज़ा लगा और वो सीधे जो है उड़ के कतर पहुंच गए, और कतर से अमेरिका, जैसे ही कतर पहुंचे वहाँ उनको रोक दिया गया। रोकने के बाद उनसे कहा गया कि भाई आप कहाँ जा रहे हैं। अभी सिर्फ अमेरिका ने जो उनके परमानेंट रेजिडेंट्स हैं या जो वहाँ के पास ग्रीन कार्ड है उनको अलाउ कर रहा है, अदरवाइज इंटरनेशनल लोगों को अलाउ नहीं कर रहा, उनको वापस भेज दिया। अब चूंकि वो एक ही फ्लाइट आ रही थी, उनको कार्गो में बिठा के लाए, कार्गो के अंदर अकेले मुसाफिर कार्गो में सामान के साथ। उसके बाद उन्होंने बताया कि वो फ्लाइट कराची नहीं आई, मतलब कराची का था, लाहौर गई, फिर लाहौर से इनको इस फ्लाइट में बैठाया। तो वो बेसिकली बात ये थी कि हमारा इस बात पे ईमान है कि रिस्क ज़िंदगी मौत बेशक अल्लाह के हाथ में। अब जो लोग वहाँ शहीद हुए घरों के अंदर, वो तो सो रहे थे, कोई बैठा हुआ था, कोई खाना खा रहा था, कोई जुम्मे का टाइम तो हो सकता है वॉशरूम में नहा रहा उस वक्त। जो लोग शहीद हुए कुछ पता नहीं है ना कितने लोग हुए अब तक, 25 घर तकरीबन कहा जा रहा है कि जो अफेक्ट हुए। तो मकसद ये है कि इसके अंदर ये असल है या नहीं है, लेकिन हमारा ईमान अल्लाह पे है। ज़िंदगी मौत जो वक्त लिखा है, जहाँ लिखा है, जैसे लिखा, जैसे उनका मौत का वक्त लिखा था, वो कहाँ अमेरिका से निकलते हुए कतर से घूमते हुए आए और इस तरह से इंतकाल हुआ, ठीक हो गया। तो कहने का मकसद ये कि एक तो हमारा तवक्कुल इल्लाह हो, अल्लाह पे मुकम्मल ईमान के भाई ज़िंदगी मौत अल्लाह देता है, ठीक है। नंबर 2, आप लोगों ने एहतियात ज़रूर करनी है, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एहतियात का भी बताया कि देखें एहतियात भी ज़रूरी है, ठीक है, इलाज करना भी मुस्तहब और उसको सुन्नत बताया है। तो इलाज भी करें, एहतियात भी करें, और तवक्कल यानी कि जिसको हम ईमान कहते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह, क्या है ये ला नहीं इलाहा सिवाय अल्लाह के,
यानी कि सिवाय अल्लाह के माबूद के ला इलाहा है क्या, यही तो है कि सिवाय अल्लाह के किसी से कुछ नहीं होता, यही ईमान है, यही सब चीज़ है। तो हमें इस पे जो है ना फोकस करना चाहिए और बाकी तमाम चीज़ों से डरना नहीं चाहिए। जो होगा अल्लाह ने नसीब में जो लिखा है वो होते रहेगा। लेकिन जो है ये मेरी इन तमाम लोगों को अभी इस वक्त एक ये सजेशन है कि भाई असली नकली आप छोड़ दें, आप एहतियात करें, अल्लाह पे तवक्कल करें, इस्तगफार करें, अपने काम पे लगे रहें। जैसे हम लगे, मैं आज सेशन दे रहा हूँ, मैं कल भी इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से सेशन दूंगा। जब तक बोल रहा हूँ प्रॉब्लम नहीं हो रही, सेशन देता रहूँगा। बाकी जी थैंक यू। आगे अल्लाह ताला जानता है बेहतर कि क्या हक में बेहतर है। ठीक है जी, थैंक यू, अस्सलाम जी थैंक यू वालेकुम। रजवान साहब। आमिर नदीम भाई की तरफ जाएंगे। आप अपने ऑडियंस फॉलोअर्स जो लोग आमिर भाई आपको जानते हैं, आईसी में पाकिस्तान के स्टूडेंट्स हैं, बाकी आपके फेलोज हैं, तो उनके लिए मैसेज कि कोरोना वायरस असली या नकली या इसके बारे में कि वो आपके चाहने वाले जो हैं उस आपके मैसेज के थ्रू अगर इस में क्लियर हो जाएं तो। देखें, अभी बहस असली नकली है चीज़ में कहना मुश्किल होगा। हाँ, ये ज़रूर है कि रिपोर्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमें बताया जा रहा है शायद उसमें फ़र्क हो। लेकिन देखिए, पहले ये चीज़ महसूस होती थी कि ये शायद नकली है, मुझे जो फील होता था। लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता रिपोर्ट्स आनी शुरू हुई और आपके इर्द गिर्द में चीज़ें लोग रिपोर्ट आनी शुरू हुई कि अब फलां को हो गया, फलां को हो गया, तो वो एक चीज़ ये चीज़ एग्जिस्ट करती है, ये चीज़ एग्जिस्ट करती है। लेकिन अब कम है या ज़्यादा, अब इसमें मेरा मीडिया का जो रोल है ना, वो एक सही रोल अदा करने की ज़रूरत है। अब अनफॉर्चुनेटली हमारा मीडिया सही रोल अदा नहीं करता, जो ट्रू पिक्चर पेश नहीं की जाती। अब जैसे कि हमें शक होता है अपनी सिंध गवर्नमेंट के ऊपर कि वो सही आदोशुमार नहीं देती कि भाई स्टैंडर्ड कुछ और थे किसी और कम्युनिटी के लिए, हमारे लिए कुछ और थे। ठीक है ना, तो लोगों ने ये भी देखा। फिर हम मीडिया के हम डॉक्टर्स का ये देखते हैं कि जो डॉक्टर कमीशन बेसिस के ऊपर काम कर रहे होते हैं, वही इनको हमारी इतनी फिक्र हो गई कि कोरोना लिए वो बड़े हमारे लिए हमदर्द हो गए। तो ये तमाम चीज़ें जिसकी वजह से लोग शक व शुबहात की उसमें हैं। लेकिन एहतियात करें, ज़रूरी है। बिला वजह घर से बाहर ना निकलें और एहतियात करें। और एहतियात में ही, क्योंकि देखिए, एहतियात करने को तो आपको इस्लाम ने भी कहा है, तो एहतियात आप करें, एहतियात रखते हुए तमाम चीज़ें परफॉर्म करें। क्योंकि अभी हम ये समझ रहे थे कि 1 महीने 2 महीने में शायद ख़त्म होगी ना, क्योंकि चीज़ ख़त्म होती भी नज़र नहीं आ रही। अब हमें इसी के साथ, तो एहतियात के साथ हमें जीना होगा और अपने तमाम जी कामों को करना होगा। थैंक यू आमिर भाई। तो हम फैसल मकसूद साहब की तरफ जाएंगे। फैसल मकसूद साहब, आप सीनियर भी हैं, आईसी में पाकिस्तान के फेलो मेंबर हैं और आपका काफ़ी ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है और फिर माशाल्लाह आप अपना एक ऑन ओपिनियन भी रखते हैं पॉजिटिव थिंकिंग के हवाले से, कम्युनिकेशन स्किल के हवाले से, यूथ आपको बहुत अच्छी तरह से जानती है। तो और फिर आप अपना मैसेज, और फिर एक बाप भी हैं, तो इस हैसियत से आप अपना अपने फॉलोअर्स तक, पार्टिसिपेंट्स तक, ऑडियंस तक, आप अपने जानने वालों तक अपनी डिफरेंट हैसियत के अंदर जो है आप मैसेज कोरोना वायरस की हिफाजती तदबीर और एहतियात सेफ्टी के हवाले से मैसेज आपने देना चाहें। एक एक बार फिर, अच्छा, इसके अंदर सबसे जो अहम बात है वो ये है कि हम सबको जो रियलाइज करना चाहिए कि कोरोना जो है वो कि में रियलिटी है, नंबर 1। असल नकल की बात जो है वो हमको अब हम सब लोगों को अपने जहन से निकाल देनी चाहिए। ये इसको एज अ कि हमें रियलिटी इसको एक्सेप्ट करना, इसको करना चाहिए। होना चाहिए कि हमने इस रियलिटी के साथ कैसे अब सर्वाइव करना है, क्योंकि ये अब एक ऐसी रियलिटी है जो कि काफ़ी अरसे तक हमारे साथ रहेगी।
बात जो इसमें है वो ये कि हम लोग रोजाना सुनते हैं कि जी फलां लोग और इतने लोग इफेक्ट हो गए, इतने लोग इफेक्ट हो गए, इतने केसेस रिपोर्ट हो गए, लेकिन उसमें जो है एक चीज जो कि हम नहीं देखते या जो कि शायद हमारे सामने नहीं लाई जाती है, जिसको हम इग्नोर करते हुए कि कितने लोग इससे जो हैं वो उनकी रिकवरी भी हो गई है। अगर हम देखें तो अराउंड जो 70,000 केसेस अभी तक रिपोर्ट हो चुके हैं, इसके अंदर तकरीबन 25,000 जो हैं वो रिकवर्ड भी हो चुके हैं। तो इसका मतलब ये है कि इसकी रिकवरी जो है वो मौजूद है, और इसकी रिकवरी जो है वो आर्टिफिशियल या एलोपैथिक या होम्योपैथिक मेडिसिन में नहीं है, बल्कि इसकी जो रिकवरी है वो ज्यादातर जो है वो नेचुरल जो रिसोर्सेज हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क में अवेलेबल है उनके अंदर ही है। यानी उसकी जो है वो ये सही है कि इसकी कोई वैक्सीन या कोई ऐसा इलाज नहीं है, लेकिन इसकी रेमेडीज मौजूद हैं। तो ये रेमेडीज जो हैं ये हम इस्तेमाल करें, और ये तमाम जी मौजूद हैं, और जो है हमारे जो है हमारे मजहब के अंदर इसके इस्तेमाल भी मौजूद है। तो तो हमें एक तो इस रियलिटी को एक्सेप्ट करना है, दूसरा हमने एहतियात करनी है। एहतियात का मतलब ये है कि हमने अपने काम जो हैं वो तमाम SOPs को कंप्लाई करते हुए ही क्या नाम है अंजाम देने। एक बात जो मैं यहाँ कहना चाहूँगा ये कि कोई भी हुकूमत हो, चाहे वो किसी मुल्क की हो, अगर हम अभी जायजा लें तो अमेरिका में, इटली में, स्पेन में, वहाँ भी अब लॉकडाउन खत्म हो चुका है। तो लॉकडाउन एक ऐसी चीज है जो कि कंटिन्यू सोल्यूशन हरगिज नहीं है किसी भी मसलन हमारे जैसे मुल्क में जिसकी इकॉनमी बहुत ही ज्यादा जो है वो है फ्रेजाइल है। तो लॉकडाउन जो है वो कोई हल नहीं है इस मसले का, बल्कि असल हल ये है कि कामों को जारी रखें तमाम SOPs को कंप्लाई करने के बाद। और इससे सबसे बड़ी बात ये है कि पॉजिटिव थिंकिंग को रखें। पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब ये है कि हम तमाम SOPs को कंप्लाई करने के बाद जो नेचुरल जो है रेमेडीज को इस्तेमाल करें, और लोगों के अंदर जो है वो इस बात को अवेयरनेस पैदा करें कि ये डिजीज जो है ये बेसिकली लाइलाज नहीं है। सबसे पहली बात तो ये। और एक फादर की हैसियत से मैं ये इसमें बोलना चाहूँगा कि अपने बच्चों का ख्याल रखें, अपने बच्चों के सिलेबस का जायजा लें। खुसूसन ये बहुत अहम बात है, बाज़ औक़ात हम में से जो है ज़्यादातर अफराद को ये नहीं मालूम होता कि हमारे बच्चों का सिलेबस क्या है। जैसा कि बहुत सारे स्कूल्स के अंदर सिलेबस के अंदर ऐसी बातें भी बताई जा रही होती हैं जो कि हमारे मजहब से में भी नहीं होती हैं, हमारे जिनकी जो है सोशल हमारे माशरे में भी जिनकी कोई हैसियत नहीं है, तो उनका ख्याल रखें। और जो है सबसे बड़ी बात यह कि इस रियलिटी को एक्सेप्ट करके इसमें जिंदा रहने का जो है वो ढंग सीखें। और आखिरी बात जिसका मैं बाबर से अमूमन बाबर खासतौर पर जिक्र करूंगा, इस पेंडेमिक की वजह से मुझ में एक नई स्किल जो है जो आई वो ये कि अब मैंने इस पूरे लॉकडाउन के सिचुएशन के लिहाज से तकरीबन 3 से 4 सेशन किए हैं बाबर के साथ। ये बहुत एक्सपीरियंस रहा है, और आई एम श्योर के एक्सपीरियंस को हम आगे बढ़ाएंगे। जी थैंक यू फैसल मकसूद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने। जी फैसल साहब थैंक यू। अच्छा हम सेशन के अख्ताम की तरफ जाएंगे, लेकिन उससे पहले एक अहम चीज़ कि आज हमारे सेशन के टाइटल का नाम था ईद मिलन पार्टी, डिजिटल ईद मिलन पार्टी। तो उसमें एक चीज़ बहुत मिस हुई, रजवान साहब का भी मुझे मैसेज आ रहा था कि हम डिजिटल ईद मिलन पार्टी तो मना ली, उसमें बेसिकली हल्ला गुल्ला होता है, खेल कूद होता है, एंटरटेन होता है। तो हमने बेसिकली लर्निंग के हवाले से, प्रोफेशनल एक्टिविटी के हवाले से बात की, लेकिन जो चीज़ मिस हो रही है तो वो वही चीज़ मिस हो रही है, खाना पीना, रिफ्रेशमेंट, एंटरटेनमेंट। उसको हम डिजिटल वे में कैसे करें भाई, ये इसकी क्या पॉसिबिलिटी? देखिए अब मिसाल के तौर पे मैं अगर लेट सपोज खाना ले आता हूँ या खा रहा हूँ, आप खा रहे हैं, हाँ भाई हेलो हो गया जी सेशन ईद मिलन पार्टी, तो ये डिजिटली सर ये ऐसे पॉसिबल है बिल्कुल। यानी कि मतलब ये कि ये इसमें भी हमारी पॉकेट मनी सेव हो रही है, सेफ साइड पे है। पहले ये था कि जिसके घर में गेस्ट जाते थे तो उसको सारे एक्सपेंसेस पे करने पड़ते थे, अब अपने पॉकेट से करके तो एंटरटेन आपको सबके साथ करना है।
जी जी ऐसे ही। थैंक यू सब हमारे गेस्ट का, फैसल मकसूद साहब का, साइमा अनवर का, हमारे आमर नदीम भाई हैं, इंजीनियर रजवान साहब हैं, और हमारे पार्टिसिपेंट्स और व्यूवर्स हैं, और स्पेशली हमारे दो गेस्ट बदकिस्मती से हमें ज्वाइन नहीं कर सके। बेसिकली उनको फैसल मकसूद साहब, फैसल मोबीन साहब और फायजा रीजन इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की रीजन थी, उनके एरिया में 5 दिन से सप्लाईज ना होने की वजह से उनके पास इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटीज नहीं थी। तो काइंडली आप इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा क्योंकि इसमें पब्लिक अवेयरनेस मैसेज हैं। तो थैंक यू, खुदा हाफिज। ओके, थैंक यू रजवान साहब, एक बार फिर से सबका शुक्रिया। खुदा हाफिज। ओके, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। चलें।